अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। ज़मारे आपने इतनी आसानी से अपना लिया इश्क को, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। जरशाल के दिल में काफ़ी देर से ये सवाल मचल रहा था, जिसे बिलाखिर वो ज़बान पर ले ही आई। जरशाल, हमारी भी बेटी हैं। आज किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक करोगे, इसकी इज़्ज़त मान रखोगे तो क्या पता बदले में अल्लाह ताला भी खुश होकर मेरी बेटियों के लिए भी अच्छा कर दें। इस परवरदिगार के हाथों में हम सब की डोर है। जब से जन्नत के साथ वो सब कुछ हुआ है, मैं बहुत डर गया हूँ। बस ये सोच के कि भरी महफिल में अगर मेरी बेटी को यूँ कोई अपने साथ लाकर तारुफ़ करवाता तो ऐश को मैंने अपनी बेटी की जगह रख कर सोचा और बस मेरे दिल में नरमी पैदा हो गई। शायद ज़ामिन की इस हरकत पर मैं इसे ज़रूर सज़ा देता, मगर ऐश को देखकर सब भुला दिया। ज़मारे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप उम्र के इस हिस्से में आकर इतनी संजीदा और मामला फ़हम हो जाएंगे। या आप हमारी तारीफ़ कर रही हैं या फिर हमारी तारीफ़ ही कर रही हूँ। यही तारीफ़ आप किसी और तरह भी कर सकती हैं। वो इसको शानों से थाम कर अपने करीब बोला। ज़मारे, शर्म करें, अब आपके पोते पोतियों को गोद में खिलाने के दिन है। जरशाल ने मसनूई खफगी से कहा। दिन पोते पोतियों को खिलाने के लिए है, मगर रात तो नहीं ना। कुछ भी हो जाए ज़मारे, आप नहीं बदलेंगे। ज़ामिन बिल्कुल आप पर गया है, नहीं बल्कि आपसे भी 4 हाथ आगे है। हाँ हाँ हाँ, आखिर बेटा तो मेरा ही है। वह हल्का सा कहका लगाकर बोला। मुझे नीचे उतारो मुझे। ऐश ने रूम में आते ही ज़ामिन के सीने पर मुक्का बरसाकर कहा। ये लें जी, उतरे नीचे गैंगस्टर बीवी। वो इसे नीचे उतार कर बोला। बिस्तर के अतराफ में लगी फूलों की लड़ियों में से कुछ फूलों की पत्तियां तोड़ी, फिर नाक के पास ले जाकर उनकी महक को अपने सांसों में उतारा। हाँ, आज तो इन फूलों ने हमारी गोल्डन नाइट का मज़ा दुबाला कर दिया। वो फूलों की पत्तियां इसके चेहरे पर फूंक मारकर फेंकते हुए एक आंख विंक किए शरारत से बोला। बड़ी कोई फजूल लाइन थी। वो मुंह बनाकर बोली। हद हो गई भाई, पहली रात की दुल्हन हो, कोई थोड़ा सा शर्मा ही लो। वो तासुफ से सर हिलाकर बोला। ये शर्माना क्या होता है? ऐश आंखें पटपटाते हुए बोली। लगता है तुम्हें शर्माते देखना मेरे मुकद्दर में नहीं, इसने ठंडी आह भरकर कहा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ी कोशिश करके देखती हूँ। वो शानों पर मौजूद दुपट्टा सर पे ओढ़े अब घूंघट निकाल के बिस्तर पर बैठी। इससे पहले कि ज़ामिन ने इसका घूंघट उठाकर इसे शर्माते हुए देखता, मुझसे नहीं होता ये शर्माना वरमाना। वो झट घूंघट उठाकर बोली। उफ, मेरा तो 1 मिनट में दम घुटने लगा इस हैवी दुपट्टे में। ज़ामिन ने दुपट्टा खींचकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर उछाला। आज तुम्हें शर्माने पर मजबूर ना कर दियो तो मेरा नाम भी ज़ामिन नहीं। चलो उतारो। ज़ामिन ने तीखे चितौनों से घूरते हुए कहा। क्या? वो आंखें फाड़े चीखी कि तुम क्या समझी? मैं ज्वेलरी की बात कर रहा था, मेरे काम के आड़े आएगी ना? वो मुस्कुरा कर बोला। ऐश की बिखरी हुई सांसें बहाल हुई। वो वाकई इसके होश उड़ा चुका था। मेरी गैंगस्टर बीवी ज़रा पास आई है। इसकी कलाई खींचकर ज़ामिन ने इसे अपने हिसार में लिया। नहीं ज़ामिन, अभी नहीं। इसने ज़ामिन के इरादे भांप कर इसे मना किया। कुड़ी है तू फाइन, अब दे दे मुझे लाइन। मैं तेरे नाल जश्ता बड़ा। वह इसकी आंखों में देखते हुए गुनगुना कर बोला। ना जिद वेरी मच कर, ना मुझको तू टच कर ले तू कंट्रोल जज्बात। वो ज़ामिन के लबों पर हाथ रखे इसे अगले कदम से रोक कर बोली। ज़ामिन ने इसे छोड़ा और गुस्से में वहाँ से उठने लगा। इस ऐश का ये इनकार बेवजह लगा। फिर भी जो ना माने, दिल करता चाहे तुझको किल। थाम ले तू आ मेरा हाथ। इसने खफगी से उठकर जाते हुए ज़ामिन को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ज़ामिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और ऐश के साथ बिस्तर पर गिरा। ये मुझे मनाने का तरीका था? वो अब्रू उचकाकर स्पाट अंदाज में पूछने लगा। तो फिर कैसे मनाऊँ? वो इसकी शौक आंखों में देखकर पूछने लगी और साथ साथ अपनी ज्वेलरी उतारकर साइड टेबल पर रखने लगी। सोचो अपने हस्बैंड को मनाने का तरीका। ज़ामिन इसके पुरमज़ वाले बालों को कान के पीछे उड़ाते हुए बोला। ऐश ने ज़ामिन की शर्ट के बटन को खोला। ज़ामिन की आंखें हैरत से दो चंद हुई। अभी तो मनाने की शुरुआत है। ऐश इसे मनाने के लिए ये बेबाक हरकत कर तो गई थी, मगर अंदर से दिल सूखे पत्ते की मानद कांप रहा था। वो किसी भी मामले में ज़ामिन से हार नहीं मान सकती थी, इसलिए चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। ज़ामिन की आंखों में फैली हुई हैरत की जगह अब ठाठे मारते हुए शोरीदा जज्बात ने ले ली। वो अनजाने में इसके सोए हुए जज्बात को जगा चुकी थी। जिस तूफ़ान को इसने जगाया था, वो नहीं जानती थी कि जज्बात का ये तूफ़ान इसे अपने साथ बहाकर ले जाएगा। ज़ामिन ने इसे तकिए से लगाकर इसकी शहरक पर अपने लब रखे। ऐश ने ज़ामिन को खुद पर हावी देखकर दड़ दड़ करते दिल से उठकर बैठी। ऐसे कैसे गैंगस्टर बीवी? अब तो इस कैद से रहाई नामुमकिन है। तुम पहले ही अपने हम पर अपने हुस्न के जलवे बखेरती हो और फिर जब दीवाना इस कफ्स में फंस जाए तो फरार इख्तियार करती हो। ऐसी दोगली पॉलिसी हम पर नहीं चलेगी मैडम। वो इसके पीछे से हाथ गुजार कर इसके शाने पर थोड़ी टिका कर बोला। ऐश को इसकी नरम गर्म सांसों से अपनी गर्दन झिलसती हुई महसूस हो रही थी। दिल धोखने की माने धड़क रहा था। ज़ामिन ने इसकी गर्दन पर लव बाइट बनाई तो ऐश ने सिसक कर आंखें बंद कर ली। ज़मीन की उंगलियां इसकी शर्ट की डोरियों से उलझ रही थीं। ऐश के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। ज़ामिन प्लीज़। इसे ज़ामिन की बढ़ती हुई जिसारतों पर बंद बांधना चाहा। ज़ामिन के पाँव इसकी टांगों पर से लहंगे को खिसकाते हुए महसूस हुए तो ऐश के असल मानों में जान निकली। बहुत ही छिछोरे हो। इसने ज़ामिन की पुश्त पर मुक्के बरसाए। तुम बाकी के अल्फाज ऐश के मुंह में दम तोड़ गए, क्योंकि ज़ामिन इसके लबों को कैद किए इसकी बोलती बंद कर गया था। इन फूलों की पत्तियों से भी मुलायम और नाजुक हैं ये लब। वो कुछ देर बाद इससे पीछे होते हुए बोला। ऐश तो इसकी खुमार ज़दा नज़रों की ताब ना लाते हुए आंखें मीच गई।
जामिन ने साइड टेबल पर मौजूद लैम्प बुझा दिया। जामिन छोड़ो मुझे, वो इसकी शिद्दतों को सहते हुए झटपटाकर बोली। सुबह छोड़ूंगा, वो भी अपने नाम का एक ही था। शरारत से कहते हुए उसे खुद में समो गया। कमरे की मानी खेज खुशबू में खामोशी में जामिन की मध्यम पैर भरी खरगोशियाँ हलचल मचा रही थीं। दोनों तरफ जज्बात का तलातुम बरपा था जिसने दोनों को अपनी लपेट में ले रखा था। दोनों आज हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे, मगर कौन जाने कि इनका साथ कितनी देर का था। ही जाओ, ये ड्रेस चेंज करके आओ। दोनों एयरपोर्ट के नज़दीक एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे जो बिल्कुल बंद होने वाला था। मैं क्यों करूँ, मुझे यही पसंद है, वो कर बोली। फिर ये वक्त बहस का नहीं है, जहाज़ में तुम लहंगे में जाओगी, सब तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे और ऐसे में बिल्कुल भी नहीं चाहता। हीर ने इसके हाथों से ड्रेस ली और चेंजिंग रूम से ड्रेस तब्दील किए। बाहर आई, बाजू पर वही स्याह लहंगा उठाए हुए। हीर से फेंक दो और चलो यहाँ से। हो, ऐसे कैसे फेंक दूँ, ये मेरी शादी का लहंगा और मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं फेंकूंगी इसे, वो मुँह फुलाकर ज़िद्दी लहजे में बोली। हीर नया ले दूंगा इससे भी अच्छा, छोड़ दो इसे, वो सर्द मैरी से बोला। मगर मैं नहीं फेंकूंगी इसे, वो अपने होंठों को पाउट बनाए बोली। ऐसे गोल शेप में ढले हुए होंठ शेर देखकर शेरज़मान का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो बार बार कुछ ऐसा कर जाती कि वो अपना गुस्सा भुलाकर इसकी मासूमाना अंदाज पर कुछ पल के लिए सब भूल जाता। शेरज़मान की लिटिल वाइफी को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसकी तरह बिल्कुल ज़िद्दी। वो इसके फूले हुए चेहरे को हाथों में भरकर बोला, चलो यहाँ से, फ्लाइट का वक्त हो गया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अब तेज़ी से एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो रहे थे। आपके पास मेरा पासपोर्ट कहाँ से आया? शेरज़मान को अपनी जैकेट की पॉकेट से दोनों के पासपोर्ट और कुछ अहम चीज़ें निकालते देख हीर ने पूछा। मैंने कहा था मम्मा से, तो उन्होंने यमुना पप्पू से ये कहकर मंगवा लिया कि हम हनीमून ट्रिप के लिए जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं? हीर ने शेरज़मान से पूछा। हम रूस की एक मुस्लिम रियासत में। हाँ, इतनी दूर? मैंने तो एक बार अपनी किताब में पढ़ा था कि वहाँ बहुत सर्दी होती है, -सेंटीग्रेड रहता है इस मौसम में भी। और आपको पता है मुझे कितनी सर्दी लगती है, मेरी तो कुल्फ़ी जम जाएगी वहाँ। आपको कोई और मुल्क नहीं मिला था दुनिया में? मैं एक बार फिर से नाराज़ हुई। हीर इसकी तरफ मुतवज्जो होती तो शेरज़मान से वहीं खड़े रहने का इशारा करता। इससे ज़रा फासले पर हुआ। हाँ, आगे से कुछ कहा गया? सब कुछ क्लोज़ कर दो। मगर सर, मैं सब छोड़ जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब भी वापस चले जाओ। आज से सब कुछ ख़त्म, सब डिवाइसेस को ख़त्म कर देना, किसी को कुछ ना मिले। जी सर, आगे से मुअद्दब अंदाज में कहा गया। शेरज़मान ने सबको इत्तला दी। फिर डिवाइस नीचे फेंक कर इसे अपने भारी बूट तले दबाया तो वो टूट गई। इसने वो टूटी हुई डिवाइस डस्टबिन में डाल दी। सब यहीं छोड़कर वो जहाज़ में दाखिल हो गए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने अपनी हीर के साथ। जायशा के उठने से पहले ही हसाम उठ चुका था। वह फ्रेश हुई नीचे लॉन में आया और हमेशा की तरह आज भी फूल तोड़े गुलदस्ता बनाकर इसके लिए कमरे में ले आया। शायद इसके जाते ही जायशा भी उठ चुकी थी, इसलिए जब वह वापस कमरे में आया तो शावर लिए हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाला आतिशी गुलाबी रंग का फ्रॉक और कैप्री जिप कर चुकी थी और अब आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुलझा रही थी। इसके गीले बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे थे। हसाम को सामने देखकर वह सटपटाकर आंखें मीच गई। जायशा को अपने चेहरे पर हल्की सी ठंडक और नमी महसूस हुई तो इसने आंखें खोल दी। हसाम इसके रूबरू था और उसमें भीगे हुए फूल इससे के गाल से हिला रहे थे। सुबह बखैर मिसेस, सुबह बखैर। जवाबन जायशा ने भी मुस्कुराकर कहा। जैसे ही रात के बीते पल इसकी आंखों के सामने लहराए, इसने शर्म से अपना चेहरा अपने ही हाथों में छुपाया जो चंद पल में ही कंधारी अनार की माने सुर्ख पड़ चुका था। मुझे मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया मिसेस। वो इसके कानों में रस घोल रहा था, साथ ही इसे अपने हिसार में लेते हुए इसके दहकते गाल पर अपना लम्स छोड़ा। खुश हो? सामने इसकी थोड़ी को अपनी पुरों से छूकर पूछा। बाद में बताऊंगी, अभी मम्मा के पास जाना है, वो इंतजार कर रही होंगी। वो इसका धक्का दिए बाहर की तरफ भागी। सामने इसकी चालाकी पर मुस्कुरा कर रह गया। जायशा, हवेली से फ़ोन आया था, वो मन्नत का नाश्ता लेकर आ रहे हैं। जी मम्मा, वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। निसाम की जिसारतें याद की। यमुना ने इसके चेहरे पर फैले गुलाल को महसूस किया। इसके भीगे पल नम सरापा इसे बहुत कुछ समझा गया। जब से जायशा की शादी हुई थी, ये पहली बार था कि वो इस तरह अधखुली गुलाब बनी नजर आई थी। यमुना दिल से खुश हुई। बल आखिर जायशा और आसाम में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दिल ही दिल में इन दोनों की खुशगवार ज़िंदगी की दुआएं करने लगी। मन्नत की जाग बाहर खटर-पुटर की आवाज़ों से खुल चुकी थी। वो कबर्ड से हल्के से काम वाला सूट निकालकर शावर लिए से ज़ेब-तन कर चुकी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इब्तिसाम, बाहर से यमुना की आवाज़ आई। उठो बेटा, हवेली से सब आने वाले हैं नाश्ता लेकर। उन्होंने बाहर से ही उन्हें आगाह किया। मन्नत ने सामने सोई हुई इब्तिसाम को देखा जैसे कान पर जूं भी ना रेंगी थी। इसने हिम्मत के आगे बढ़कर इसको इशाने से हिलाया। इब्तिसाम, उठें, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मान कहीं ये ना हो कि इसके मजाजी खुदा बुरा मना जाए। इब्तिसाम ने अपनी नींद से बोझल आंखें खोलकर देखा। वो धुले धुलाई सरापे में सामने मौजूद थी। इब्तिसाम अपने ऊपर से कंफर्टर उठाकर एक तरफ करते हुए उठा और पाँव में स्लीपर पहनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मन्नत, इसने कब पलट कर इसे पुकारा। जी, वो इसकी तरफ देखकर बोली। मेरे कपड़े निकाल दो। जी, मगर कौन से? इसने जी कह तो दिया मगर याद आने पर पूछ लिया। ये ना हो कि कुछ और निकाल दे, कोई इसे पसंद ना आए। कोई भी सूट निकाल दो। इसकी आवाज़ देने पर मन्नत ने इसे कपड़े पकड़ा दिया। अब वो मुकम्मल तैयार हो चुका था। ड्रार से एक मखमली केस निकाल कर इसकी तरफ आया। लाओ दो, इसने सादा से अंदाज में इसके पास आकर कहा। क्या? अपना हाथ। और क्या? वो केस को खोलकर इसमें सोने की कंगन निकाल कर बोला। फिर वो खाली केस बेड पर फेंका और मन्नत का मेहंदी की दिलकश डिज़ाइन से सजा हुआ हाथ अपने हाथों में लिया। इसकी कलाई में वो सोने के कंगन पहनाने लगा। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। मन्नत ने नज़रें उठाकर अपने हमसफ़र को देखा जो किसी भी जज्बे से आरी दिखाई दिया। आओ बाहर चलें। इब्तिसाम ने इसका ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा।
मन्नत इसके इतने से इल्तफ़ात पर भी खुश होगी। साथ तो था इसके और हाथ भी थाम लिया था। कोई ज़्यादा बुरा भला भी नहीं कहा मुझे। शायद ये ऐसे ही हैं संजीदा से, एक न एक दिन खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाय मेरी टांगें तोड़ दी, पीछे करो ज़ामिन अपनी टांगें। ऐश ने जब अपनी आंखों को खोला तो ज़ामिन की टांगों का वज़न अपनी टांगों पर महसूस किए दुहाई देते हुए बोला, गुड नाइट गैंगस्टर। वो खमारज़दा आवाज़ में बोला और अपनी टांगें हटाए फिर से इसे कमर से जकड़ा। है ये फिर से गुड नाइट? लगता है कोई नशा कर ले जो सुबह को फिर से रात में बदल रहे हो। जी बिल्कुल नशा किया है, आपकी गुर्बत का, जो दुनिया का सबसे ज़ालिम नशा था। वो ज़ुबानी अंदाज में बोलकर अपनी आधी मंदी हुई आंखों से देखने लगा। फजूल मत बोलो ज़ामिन, पीछे हटो, बाहर सब क्या सोचेंगे। सोचना क्या, ये सोचेंगे कि दुल्हन दुल्हन रोमांस कर रहे होंगे। तुमने वाकई बेशर्मी में मास्टर्स कर रखा है। मैं उसे फिर से अपनी गर्दन पर झुकते हुए देखकर बोली, गैंगस्टर मास्टर्स नहीं PhD। वो फिर से रात वाले मूड में ऑन हो चुका था। ज़ामिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हटो पीछे। वो धमकिया अमेज अंदाज में बोली, कौन काफिर कह रहा है, छोड़ो, पकड़ो मगर ज़रा ज़ोर से प्लीज़ ज़ामिन, बस प्लीज़ गैंगस्टर, वन मोर टाइम। ज़ामिन उठो, बाहर निकलो, सब मन्नत का नाश्ता ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जरशाल ने दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया। इनकी रुमानवी तकरार को जरशाल की कड़क आवाज़ ने ब्रेक लगाया। मामा आधे घंटे बाद आते हैं। ज़ामिन ने हाँक लगाई। ज़ामिन 5 मिनट में बाहर निकलो वरना नई नवेली दुल्हन के सामने सुबह सुबह मेरे हाथों से बेइज्जती करवाओगे। तुम्हारे पापा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। जरशाल ने इसे बाहर से डांट पिलाई। ऐश इसकी मामा के हाथों इसकी बेइज्जती होते होते देखकर हंसने लगी। हंस लो जितना हंसना है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, रात को इस हंसी का बदला सूद समेट लूंगा। वो बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे से ऐश खिलखिला कर रह गई। ध्यान जो वॉशरूम में शावर ले रहा था, बाहर से आयत की रोने की आवाज़ सुनी तो ट्राउज़र पहने, शाने पर टॉवल रखे बिना शर्ट के तेज से बाहर निकला। आयत बेड से नीचे गिर चुकी थी। ध्यान बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए भागकर इसके पास पहुंचा। आयत के सर से खून निकल रहा था। आयत को जख्मी देखकर ज़ियान के तो हाथ पांव फूल गए। इसने अपने शाने से टॉवल उतारकर आयत के सर पर रखा जहाँ से खून बह रहा था। इसे अपने साथ लगाया। जन्नत जो आयत के लिए बाहर दूध गर्म करके फीडर बनाने गई थी, जब वापस कमरे में आई तो फर्श पर मौजूद खून देखकर इसने अपने दिल पर हाथ रखा। क्या हुआ आयत को? इसने तेजी से ज़ियान के पास आते हुए आयत को देखकर पूछा। ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ इसे? मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती तो साफ बता दो मुझे। वो तल्ख अंदाज में धाड़ा। जन्नत मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आयत के मामले में ज़रा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। आयत के रोने में शिद्दत आ गई। लाओ दो इसे मुझे। जन्नत ने इसके हाथों से आयत को लेना चाहा। आयत शायद ब्लीडिंग की वजह से बेहोश हो गई थी। ज़ियान इसे क्या हो गया है? वो आयत को बेहोश होते देखकर खुद भी धाड़े मारते रोने लगी। ज़ियान ने जल्दी से शर्ट पहनी और आयत को इसके हाथों से लेते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जन्नत भी इसके पीछे पीछे बाहर की तरफ भागी। ज़ियान क्या हुआ आयत को? बरीरा ने ज़ियान को बाहर भागते हुए देखा तो पूछा, मम्मा आयत बेड से गिर गई है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जितनी देर ज़ियान गाड़ी के पास पहुंचा, जन्नत भी इसके पीछे आ चुकी थी। ज़ियान ने ड्राइविंग सीट संभाली और जन्नत आयत को गोद में लिए बैठ गई। मुख्तलिफ दुआओं का विर्द करने लगी इसकी सलामती के लिए। ज़ियान इसलिए करीबी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डॉक्टर ने आयत की फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। इसे सर पे स्टिचेस लगे थे। अभी वो इंजेक्शन के ज़ेर असर बेहोश थी। जन्नत इसके पास खड़ी थी, इसका नन्हा साथ अपने हाथों में लिए रो रही थी। इसके नन्हे हाथ पर जन्नत के आंसू टिप टिप गिर रहे थे। सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है, आयत को थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, ज़ियान ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा और इसके शाने के गिर्द अपने बाजू रखी ताकि अपने साथ का एहसास दिला सके। ज़ियान का बाजू अपने शाने के गिर्द महसूस किया जैसे करंट लगा। जन्नत ने इसका बाजू झटक दिया और खूनख्वार निगाहों से इसे देखा। ज़ियान इसके अमल पर पेचोताप खाकर रह गया मगर गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और नजरें आयत के मासूम चेहरे पर जमा दी, जो अब हल्का हल्का किस्मत आने लगी थी, जैसे इसे होश आ रहा था। बरीरा आपी, ज़ियान और जन्नत कहाँ हैं? इन्हें नहीं जाना? जुनाश ने पूछा। दरअसल आयत को सुबह सुबह चोट लग गई थी, वो इसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मेरी ज़ियान से फ़ोन पर बात हुई थी, अब ठीक है, वो लोग अभी कुछ देर वहीं रुकेंगे, आप सब चले जाए नाश्ता लेकर। मगर ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं? जुनाश ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। नहीं, शुक्र है खुदा का, सब ठीक है, मैं यहीं घर पर रुकती हूँ, आप सब चले जाओ। मैं जब तक आयत को देख नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम जरशाल को मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी, वापस आएगी तो मिल लेगी खुद ही, बरीरा ने कहा। मगर वो जन्नत की ना जाने की वजह भी तो पूछेगी। इसे कहना कि जन्नत ज़ियान के साथ बाहर गई है किसी ज़रूरी काम से। चलें ठीक है। जायशा और असाम दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए तो बेसाख्ता इनकी बलाएं ही ले डाली। इब्तिसाम और मन्नत भी वहाँ मौजूद थे। जायशा ने सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके झिझकते हुए हाथ छुड़वाया, पर गुजरता हुआ दिन इन दोनों की मोहब्बत में मज़ीद इजाफा कर रहा था। जायशा का खिला हुआ चेहरा इस बात का गवाह था कि जिस पर हर पहर अलूही मुस्कान सजी रहती थी। सब ने मिलकर नाश्ता किया। डाइनिंग पर भी असाम की नज़र जिस तरह से जायशा के चेहरे का तवाफ़ करती, मन्नत से ये सब बात ढकी छुपी नहीं रहती। वो नज़रें झुका लेती, कहीं इन्हें इसकी प्यार की नज़र ना लग जाए। मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। हसाम कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नज़र डालकर बोला। हसाम नाश्ता तो ठीक से कर लेते। यमुना ने इसे जाते हुए देखकर कहा, मामा हो गया मेरा बस। वो जल्द से बाहर निकल रहा था मगर एकदम पीछे मुड़कर जायशा को देखने लगा। जाओ जायशा, मुझे लगता है हसाम चाहता है कि इसकी बीवी रुखसत करे अच्छे से। यमुना ने मुस्कुराकर जायशा से कहा तो वो सबके सामने यूँ उठकर जाने से शर्मिंदगी महसूस की आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। आपको महसूस किए बिना चला जाऊँगा तो दिन नहीं गुजरेगा। वो बगैर इसे कुछ समझने का मौका दिए इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। वो जीन चांद से गड़बड़ाई थी, मान कोई देख न ले, मुझे मिस करती रहना, अपना ख्याल रखना। वो इसका गाल थपथपाकर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
शहरयार लाइब्रेरी में चले गए तो यमुना ने मेड के साथ मिलकर सारे बर्तन समेटकर किचन में रखवाए। इब्तिसाम भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। इसने एक नज़र खामोश बैठी मन्नत पर डाली जो अभी तक वहीं चेयर पर बैठी नाखन खरच रही थी। क्या हुआ मन्नत? नहीं कुछ भी नहीं, इसने गोलोगीर आवाज़ में कहा। इब्तिसाम इसकी आवाज़ और आंखों में नमी बखूबी महसूस कर चुका था। इनकी शादी को 2 माह होने वाले थे। वो जैसी बीवी चाहता था मन्नत इस म्यार पर बिल्कुल पूरी उतरती हुई लगी। वो हमेशा खामोशी से सर झुकाकर बात मानने वाली, खामोश तब और सादा सी बीवी चाहता था। मन्नत इसकी एक चीज़ का ख्याल रखती। वो सफाई पसंद था तो वो मन्नत भी इसकी एक चीज़ की सफाई रखती। इसके कहने से कबल ही हर चीज़ इसे मुहैया करती। इसके कपड़ों से लेकर खाना पीना गर्ज हर चीज़ का मन्नत बहुत ख्याल करती। आहिस्ता आहिस्ता वो मन्नत की खूबियों का मुतारफ़ हो चुका था, मगर अभी तक ज़बान से इज़हार नहीं किया था। वो चाहता था कि मन्नत भी खुद को वक्त दे इस रिश्ते को समझने के लिए और वो खुद भी नॉर्मल हो जाए इस रिश्ते को निभाने के लिए। मन्नत जब जब जायशा और असाम को आपस में प्यार से बातें करते हुए हसरत भरी निगाहों से देखती तो ये बात इब्तिसाम की नज़रों से ओझल ना रहती। इब्तिसाम को भी महसूस होने लगा था कि वो भी शायद यही सब कुछ चाहती है, मगर वो असाम की तरह एक रोमांटिक इंसान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बंदा था। ये रोमांस से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मगर जब मन्नत की आंखों में ख्वाहिशात देखता तो सोचने पर मजबूर हो जाता कि इसे भी थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। भला आखिर इसकी बीवी दिन रात इसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती तो इसे भी अगर थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ा तो बदल जाएगा। मैं रात में वापस आकर तुमसे तफसीली बात करूंगा। वो अपना कोट बाजू पर डाले लैपटॉप वाला बैग उठाकर बाहर निकलने लगा। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर कहीं जाने का दिल नहीं किया, मगर इसे भी कुछ देर में एक अहम मीटिंग मुतवक्का थी जिसकी वजह से जाना पड़ा। मन्नत के रोने में शिद्दत आ गई अपनी कम माहिगी पर। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर सर रखे रोने लगी। एक एक मंजर इसकी आंखों के पर्दों पर लहराने लगा। कैसे रोज़ाना आसाम जायशा के लिए फूल तोड़ कर ले जाता है, कैसे वापस आकर जायशा को इल्तफात भरी नज़रों से देखता है। इन दोनों की मिसाली मोहब्बत से हसद नहीं करती थी, मगर कहीं ना कहीं वो अफसरदा ज़रूर थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर। आज भी पहले दिन की तरह इनके बीच खलीज हायल थी। वो इब्तिसाम के बेगाना रवैये पर दिल महसूस कर रह गई। इससे पहले किसी को यूं रोता हुआ देख लेता वो अपने आंसू पूछकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मम्मा आज शाम के खाने के लिए क्या बनवाऊँ? जायशा ने लाउंज में बैठी हुई यमुना से इस्तफसार किया। शाम को क्या बनवाना है? रहने दो, आज शाम तो हवेली जाना है, फिर वहाँ से शायमन की एंगेजमेंट में जाना है, खाना वहीं पर है। वो मैं तो भूल ही गई। सर पर हाथ मारकर बोली। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ तो इसने पास पड़े हुए गुलदान को ही पकड़ना चाहा गिरने से बचने के लिए, मगर वो खुद भी चकराते सर से गिरी और गुलदान भी ठाकी आवाज़ से ज़मीन बोस हुआ। जायशा क्या हुआ बेटा? उठो जायशा। क्या हुआ मम्मा? जायशा आपी को मन्नत ने यमुना के साथ मिलकर इसे उठाया। कुछ देर में वो होश में आ गई। क्या हुआ जायशा? यमुना ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। पता नहीं मम्मा, बस अचानक चक्कर आ गया। जायशा मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। यूँ चक्कर आना अच्छी बात तो नहीं। नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। अब ये क्या बात हुई? एक बार चेकअप करवाने में भला क्या हर्ज है? मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। चलो चादर लो और आओ मेरे साथ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए ने जो खबर सुनाई तो जायशा खेल के गुलाब बन चुकी थी और यमुना के भी पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो जायशा, तुम हमारे घर में पहला वारिस पैदा करने जा रही हो। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। देखना आसाम भी ये बात जानकर कितना खुश होता है। वारिस लफ्ज़ सुनकर जायशा की आंखों में जलते हुए दियों की चमक थोड़ी मान पड़ी। मम्मा अगर बेटी हुई तो? जायशा कैसी बातें करती हो? बेटे और बेटी बराबर होते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। बेटा हो या बेटी, तो खुदा की देन है। कभी भी अपने जहन में कुछ बुरा मत लाना। कितने सालों बाद इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। आओ इसकी शॉपिंग करें। मम्मा मगर अभी से? इसने अचानक हैरान को नज़रों से देखते हुए पूछा। आओ तो बेबी की मम्मा के लिए भी तो कुछ लेना है जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद है? उन्होंने मुख्तलिफ ड्रेस को इधर उधर करते पूछा। जायशा को एक डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पसंद है। बहुत प्यारा है। जायशा जी मम्मा मैं सोच रही थी कि ऐसा ही ड्रेस मन्नत के लिए भी ले लूँ, कि इसके दिल में कोई ख्याल नहीं आया कि मैंने सिर्फ तुम्हें लेकर दिया है। मम्मा ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम दोनों एक जैसा ड्रेस पहनेंगे। चलो ठीक है फिर दोनों एक जैसे ड्रेस पैक करवा लो। आज शाम एंगेजमेंट में दोनों एक जैसे ड्रेस पहनना जैसे शादी पर पहने थे। जी ठीक है मॉम। वो दोनों को शॉपिंग के बाद घर वापस आई। जायशा साम नहीं आया अभी तक। जायशा जो मन्नत के कमरे में एक साथ मेकअप करने में मसरूफ़ थी। जमुना वक्त देखते हुए हड़बड़ी में वक्त कमरे में आते हुए बोली। नहीं मॉम मेरी बात नहीं हुई इनसे। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर बोली। कितनी बार आसाम को कॉल मिलाई थी मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया था। चलो तुम पता करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम काफ़ी हो गया। जी मॉम। वो सारी चीज़ें वहीं रखते अपने कमरे की तरफ चल दी ताकि इसे कॉल मिला सके। डार्क ब्लू कलर की पाँव को छूती हुई फिराक जिसके दामन पे खूबसूरत काम हुआ था, बालों को मेसी जूड़ा बनाए हुए थे। चंद शरीर लेटें इसके रुखसार को बोसा दे रही थी। गले में वही चेन इसकी गर्दन की खूबसूरती को बढ़ा रही थी जो सामने इसके गले की जीनत बनाई थी। मेकअप के नाम पे लबों पर डीप लिपस्टिक और हल्के फुल्के मेकअप में खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा शानों पर फैलाए वो बाहर आई तो शहरयार भी तैयार होकर नीचे लॉन में सोफे पर बैठ चुका था। जायशा बेटा एक कप चाय तो पिला दो, अभी अफसाम और इब्तिसाम दोनों नहीं आए। शहरयार ने जायशा से कहा। जी पापा अभी बना कर लाती हूँ। शहरयार प्लीज़ आइए ना। यमुना ने अपने कमरे के दरवाजे से हाँक लगाई। आता हूँ, वो कहते हुए अपनी जगह से उठे और वापस अपने बेडरूम में चले गए जहाँ यमुना तैयार हो रही थी। जी फरमाइए। प्लीज़ ये नेकलेस की हुक बंद कर दें, कब से कोशिश कर रही हूँ बंद ही नहीं हो रही। बेगम साहिबा आपको अभी भी हमारी तवज्जो की ज़रूरत है।
बीवी चाहे उम्र के किसी हिस्से में क्यों ना चली जाए, इसे शोर की तवज्जो की हमेशा ज़रूरत रहती है। अच्छा जी, वो हुक बंद करते हुए इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर बोले, बल्कि इस उम्र में तो और भी ज़्यादा होती है। वे शहरयार के कोट पर हाथ फेर कर बोलें, कितनी तवज्जो चाहिए। अब वो इसके पुष्प पर अपने दोनों हाथ बांध चुके थे। यमुना मुस्कुराकर शहरयार को देखने लगी। वो आज भी इतना ही डिसेंट और हैंडसम था जितना पहले था। आज तो तुमने सालों पहले वाली शट अप की याद करवा दी। दिल कर रहा तुम शट अप बोलो, मैं तुम्हें वैसे ही चुप करवाऊँ। वो पल भर में लहजा बदल चुका था। कुछ शर्म करें, आप दादा बनने वाले हो। सच कह रही हो? हसाम पापा बनने वाला है। आज आएगा तो जायशा खुद इसे ही खुशखबरी सुनाएंगी। इब्तिसाम जो ऑफिस के काम से फारिग होकर घर पे आए, कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र मन्नत पर पड़ी तो महवूस सा इसे देख गया। किसी की नज़रों की तपिश के एहसास से धीरे से पलके उठाकर आईने में देखा तो दरवाजे पर खड़े इब्तिसाम को देखकर इसकी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, आपके कपड़े निकाल दिए, आप तैयार हो जाएं। वो टाई की नाट को ढीला करते बिस्तर पर बैठा अपनी पेशानी को मसलने लगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है या फिर सर में दर्द है? हाँ बस सर में दर्द है थोड़ा। हसाम भाई अभी आई नहीं है, अगर आपने चाय पीनी है तो बना दूँ? हाँ बना दो एक कप। वो इसे कहते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। मन्नत किचन में ही तो जायशा चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा रही थी। आप ही किसके लिए चाय बना रही हैं? मैं पापा के लिए बनाने लगी हूँ। इब्तिसाम के लिए भी बनानी थी मुझे। कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ, एक के बजाय 2 कप बना लूँगी। मन्नत जी मम्मा, ये देखो मौसम को भी आज ही ख़राब होना था, एकदम से कितने गहरे बादल आ गए। जाओ ज़रा छत से कपड़े समेट कर अंदर छत वाले रूम में रख दो। जी मम्मा मैं करती हूँ। वो छत पर चली गई और यमुना घर की खुली हुई खिड़कियों की पट बंद करने लगी। शाम सुबह से सोच रहा था कि मन्नत से कैसे बात करे, कैसे इसकी नाराज़गी दूर करे। यही सोच कर इसका दिमाग शल हो चुका था। वो अपनी अज़ली संजीदगी बुलाइस बनाने के लिए कुछ डिफरेंट सोचते हुए तैयार होकर खुद पर परफ्यूम का छिड़काव के बाहर आया और फिर किचन की तरफ चल दिया। वो चूल्हे के सामने खड़ी इसके लिए चाय बना रही थी। बादल गरजे और हमेशा की तरह मौसम ख़राब होने की देर थी कि लाइट बंद वालों ने अपना काम कर दिखाया। यहाँ बूंद गिरी नहीं कि बत्ती गुल। धीरे से चलते हुए इसके पास आया, वैसे अपने पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आई एम सॉरी, वो आहिस्तगी से इसके कान के करीब जाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। पीछे से आकर इशार में लेना ये तो हसाम की आदत थी, वो हमेशा ऐसे ही चौंकाया करता था। जायशा ने इसकी नरम गिरफ्त पर आंखें मूंदी। वो समझी कि हसाम में से फ़ोन ना उठाने पर माजरत कर रहा है। मन्ना जो मेन स्विच बोर्ड से जनरेटर का स्विच ऑन करने आई थी, घर में दाखिल होते ही हसाम ने इसे देखा तो जायशा के बारे में पूछा। जायशा कहाँ है? भाई वो किचन में चाय बना रही है। लाओ मैं स्विच ऑन करता हूँ। उन्होंने स्विच ऑन किया मगर अभी लाइट नहीं चली, चल जाएगी खुद ही थोड़ी देर तक। दोनों एक साथ अंदर आए। मन्नत भी किचन में आए ताकि इब्तिसाम के लिए चाय ले सके जायशा से। एकदम सारा घर लाइट वापस आ जाने से रोशन हो गया। जब हसाम और मन्नत दोनों ने किचन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर दोनों अपनी जगह साकित रह गए। जायशा का चेहरा चूल्हे की तरफ था तो इब्तिसाम ने इसे पीछे से अपने सार में ले रखा था। इब्तिसाम, मन्नत के गले से घटी घटी आवाज़ निकली। इब्तिसाम फ़ौरन पीछे हुआ। इसने मन्नत को अपने सामने सादा पाया तो पलट कर अपने करीब हस्ती को देखा। वो मन्नत नहीं जायशा थी। वो इस वक्त अपने आप को शर्मिंदगी की अथाह गहराई में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। जबकि इब्तिसाम को देखकर और फिर दरवाजे की दहलीज पर खड़े हसाम को देखकर जायशा की तो मानो ये हालत थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ये सब गलत फहमी से इब्तिसाम ने होश में आते ही अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मन्नत रोते हुए वहाँ से पलट गई और भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। इब्तिसाम इसके पीछे कमरे में भागा, जबकि जायशा अपनी हालत और शर्मिंदगी के ज़ेरे असर आंसू बहाने लगी। कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी कि हसाम आएगा, वो उसे खुशखबरी सुनाएगी, मगर सब गलत हो गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? वॉशरूम से बात लेकर निकली थी। ज़ियान को आयत को गोद में उठाए देखा तो फट पड़ी। वो भी आधा घंटा पहले ही आयत को सुलाकर गई थी। अब वो इसे गोद में लिए बैठा इसके हाथ साथ खेल रहा था। ज़ियान ने डॉल आयत को पकड़ाते हुए खुद चलकर इसके करीब आया। जो मैं चाहता हूँ तुम नहीं चाहती तो रहने दो। फिर पूछने का फ़ायदा। वो पैंट की पॉकेट में एक हाथ घुसाए इस पर तफसीली निगाह डालते हुए बोला। जन्नत ने अपनी हालत देखी जो नम कपड़ों में बगैर दुपट्टे के इसके सामने खड़ी थी। एंगेजमेंट के लिए चुस्त ड्रेस में वो रनाइयाँ बखेर रही थी। इसने आगे बढ़कर बेड पर मौजूद अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। ज़ैन के लबों पर मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई इसकी एहतियात पर। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हो, इसलिए रात दिन इसको अपने साथ लगाए फिरते हो। रातों को उठकर इसका ख्याल रखने का क्या मकसद है बोलो? तुम यही चाह रहे हो कि तुम आयत को अपना आदी बना लो ताकि वो तुमसे अलग ना रह सके। तुम इसे अपनी साइड करना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे हक में फ़ैसला दे। जबकि ज़ियान सुकून से खड़ा इसके तासुरात जांच रहा था। किसने रोका तुम्हें? मैं तो चाहता हूँ तुम भी मेरी साइड पर आ जाओ। आयत के साथ साथ ज़ैन ने इसके सर पर मौजूद टॉवल उतारकर बिस्तर पर उछाल दिया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ अतराफ में हाथ रखे इस पर झुका। वो थोड़ा पीछे खिसकी मगर इसने फ़रार की कोई राह नहीं छोड़ी थी। ज़ियान, इसके गले से घिटी घिटी आवाज़ निकली। 2 माह से वो साथ थे, कभी भी ज़ियान ने इसे कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। वो सुकून में थी। आज ऐसी आफताब पड़ने पर वो बुखला कर रह गई। ज़ियान की आंखों में पनपते हुए जज्बात देखकर वो भुंचका कर रह गई। जन्नत ही जन्नत का नज़ारा करवा कर अपनी जन्नत को जन्नत से दूर करे, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। वो ख़मार ज़दा आवाज़ में इसके कान के करीब चेहरा किए बोला। ज़ियान प्लीज़। इसने फिर से हल्की सी मज़ामत की। जन्नत मुझे माफ़ कर दो, बस अब तुम्हारे बिना गुजारा नामुमकिन लग रहा है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, हम सबकी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। अपना दिल बड़ा कर लो, माफ़ करोगी ना? आयत के लिए ही सही।
मुझसे दूर रहो, हम सिर्फ आयत के लिए इकट्ठे हुए हैं। तुम मेरी बीवी हो जन्नत, मेरा हक है तुम पर, जब चाहे तुमसे अपना हक वसूल लूँ, मगर मैं पिछली बार की तरह ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से पाना चाहता हूँ। उसके कानों में रस घोल रहा था। जान की इतनी गुर्बत पर जन्नत की पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी। इसे इतने पास देखकर इसकी धड़कनों की आवाज़ से अपने कानों में सुनाई देने लगी। इसे सांस लेना 2 बार लगा। वो आंखें मीच गई। ज़ियान की बेड़ इसे अपने गालों को छूती हुई महसूस हुई, फिर अपने गाल पर इसके लबों का जानलेवा लम्स। ज़ियान, इसके कपकपाते होंठों पर इसे फिर मुज़ाहमत हुई। जैसे ही ज़ियान इसके होंठों पर झुका, जन्नत को अपनी आंखों के पर्दों पर इसे 2 साल पहले वाले वाक़े की झलक दिखाई दी। इसने दोनों हाथ ज़ियान के सीने पर रखे इसे खुद से दूर धक्का दिया। आई हेट यू ज़ियान, आई हेट यू। वो अपनी बिखरी हुई सांसें भाल के नफरत से फनकारी और दुपट्टा लपेट कर बाहर निकल गया। ज़ियान एक बार फिर से इसकी झटक देने पर अफसरदा हुआ। वो ढीले वजूद से आयत के पास बैठ के जो ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। वह कमरे की खिड़की खोले खड़ी थी, जहाँ से यखबख्ता हवाएं कमरे में दाखिल हुए कमरे का माहौल सर्द बना रही थी। बाहर मनफी दर्जा हरारत था। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रूई के गालों के मानंद बाहर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को मज़ीद ढक रही थी। कितना दिलकश नज़ारा था ये। इसकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि इसे मौसम और नज़ारे को देखने की। आज वो इसे महसूस कर रही थी। हीर बंद करो, ऐसे पागल हो गई हो, इतने ठंड में बिना शाल और स्वेटर खड़ी हो, सर्दी लग जाएगी। शेरज़मान की गंभीर आवाज़ से अपने कानों में सुनाई दी। जैकेट उतार कर एक तरफ रखते हुए उसके पास है। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हीर ने खाली नज़रों से इसकी आंखों में देखा। ज़ुकाम हो जाएगा, स्वेटर पहनो, इसने कहते हुए शेरज़मान ने तेज़ी से विंडो बंद की तो कमरा मामूल के मुताबिक बेहतर हुआ। कुछ खाया है? नहीं। आओ तुम्हारे लिए सूप बना देता हूँ, इस मौसम में ठीक रहेगा। वो आगे आगे बाहर निकल गया तो हीर इसके पीछे इटालियन तर्ज के किचन में आई। क्या मसला है? उसने हीर को खामोश देखकर पूछा। आपने दोबारा मुझसे शादी की और एक बार भी मेरी तारीफ़ नहीं की। इसके लबों से शिकवा फिसला। सब ये कहते हैं कि शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ़ करता है, आपने एक बार भी नहीं की। इसके बेसरोपा बातों पर शेरज़मान ने अब्रू उचकाकर स्पाट अंदाज में देखा। फजूल बातें मत सोचो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, स्टडी पर फोकस करो, बाकी की स्टडीज़ कंप्लीट करो। खाली दिमाग शैतान घर है, इसे ठीक तरफ लगा। वो निपटने के अंदाज में बोला। आप सुबह होते चले जाते हैं, मैं सारा दिन अकेली यहाँ बोर हो जाती हूँ। आप मुझे ऑफिस अपने साथ ले जाएं। ये तंग मत करो, न्यू सेटअप है, नई जगह है, यहाँ सब सेट करने में मसरूफ़ हूँ। नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करने किसी अनजान मुल्क में बहुत मुश्किल है। सब बड़ी हो जाओ, अब तुम्हें कैसे ऑफिस साथ ले जाऊँ? और इसीलिए तो कह रहा हूँ किताबों में दिल लगाओ, वक्त गुजर जाएगा। आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। वो शिकवा गुनाह निगाहों से देखकर बोली। मेरे पीछे किसने भरा है ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में? मुझे कबर्ड से अपना आरामदेह सूट निकाल रहा था। कबर्ड का दरवाज़ा धार से मारकर अपने तेज़ कदमों से इसके पास है। आप आखिर हैं क्या? वो चिल्लाई। सर फिरा जुनूनी आवारा, मगर सिर्फ तुम्हारा। वो हीर के सुनहरी बालों को मुट्ठी में जकड़ कर इसका चेहरा अपने करीब की जुनूनियत अमेज़ नज़रों से देखते हुए कराया। बालों पर सख्त गिरफ्त की शिद्दत से हीर की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। हीर की आंखों में आंसू देखकर इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसे छोड़कर बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेटा। इसका जिस्म तो बिस्तर पर था, पाँव ज़मीन पर लटक रहे थे। पेशानी की रगें फूली हुई दिखाई देने लगी, जैसे वो ज़ब्त के कड़े मरहल से गुजर रहा था। जब से वो दोनों यहाँ आए थे, शेरज़मान का यही रवैया था। सुबह गया, शाम को लौटता और आकर बेगाना बन जाता। वो यहाँ आ तो गया था, मगर खुद को वहीं कहीं भूल आया था। अरे मन्नत, कहाँ जा रही हो? यमुना जो अपने रूम से शहरयार के साथ बाहर निकल रही थी, मन्नत को भागकर कमरे की तरफ जाते देखकर इस रास्ते में ही रोका। इसने जल्दी से रुख मोड़कर अपना चेहरा साफ किया। यहीं हूँ मॉम। इसने भी जायशा की तरफ देखा देखी ने मॉम कहना शुरू कर दिया था। इब्तिसाम जो मन्नत के पीछे आया था, सबको एक साथ देखकर वहीं रुक गया। इब्तिसाम, जल्दी चलो, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए, फंक्शन का वक्त निकल जाएगा। जी पापा। तुम ऐसा करो, मन्नत और यमुना को लेकर निकलो, मैं हसाम और जायशा के साथ दूसरी गाड़ी में आता हूँ। ठीक है। हसाम खामोश था और जायशा भी रास्ते भी खामोश से गुजर गया। वो सब एंगेजमेंट के फंक्शन में पहुँच चुके थे। जुनाश और जैगर ने दुआ से मिलकर इसकी फैमिली से शायमान और इसका रिश्ता तय कर दिया था। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का होते ही आज एंगेजमेंट की छोटी सी तकरीब रखी गई थी, जिसमें सिर्फ घर वाले ही शामिल थे। बारिश थम चुकी थी। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी, जो मौसम को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। शायमान ने सिल्वर ग्रे कलर का पैंट कोट पहनकर स्काई कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें इसका वजीह पर्सनैलिटी नुमायाँ हो रही थी। दुआ ने भी लाइट स्काई कलर का जदीद तर्ज का शॉर्ट कॉमदार फ्राक और प्लाजो ज़ेबतन कर रखा था। हल्के फुल्के मेकअप में वो भी शायमान के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। दोनों को साथ बिठाकर रस्म अदा की गई। जायशा, तुम आज यहीं रुक जाओ, बरीरा ने कहा। ओ सॉरी आंटी, दरअसल मेरी सुबह की फ़्लाइट है और मुझे जायशा की पैकिंग में मदद की ज़रूरत है, फिर कभी आकर रह लेगी। हसाम ने जायशा के मस्बत जवाब देने से पहले सहूलत से अपनी बात कह दी। जायशा खामोशी से सर झुकाए हुए बैठ गई। मैंने तुम ही रुक जाओ, शादी के बाद एक बार भी यहाँ रहने नहीं आई। आंटी, इब्तिसाम ने दरसाल की बात काट दी। इससे पहले कि मन्नत जवाब देती, मन्नत फिर कभी रुक जाएगी। सुबह मेरी एक ऑफिशियल मीटिंग है और मन्नत ही मुझे रोज़ाना वक्त पर उठाती है, वरना मीटिंग के लिए वक्त पर निकल नहीं पाऊंगा। इसने बहाना बनाया। अरे बेटा जी, मन्नत के आने से पहले तुम्हारी मम्मा ही तुम्हें उठाती थी, फिर कोई पावरफुल बहाना बनाओ इसे साथ लेके जाने का, जैसे हसाम ने बनाया है। शरियार ने मुस्करा कर कहा तो इसने की तकरीर में सब मुस्कुराने लगे। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। हसाम सबके सामने गड़बड़ा कर रह गया। वैसे ही मेरे दोनों बेटे बीवियों को प्यारे हो गए हैं, शरियार ने हंसते हुए कहा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायमान ने शरियार के हाँ में हाँ मिलाई। वो दिन दूर नहीं जब तुम भी बीवी को प्यारे हो जाओगे। जामिर ने टुकड़ा लगाया। जी बिल्कुल आपकी तरह।
जायशा वापस आई और कबर्ड से अपने कपड़े लिए तब्दील करने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि सामने इसकी कलाई से खींचकर इसे अपने पास बिस्तर पर बिठाया। अभी तो मैंने ठीक से तारीफ भी नहीं की और तुम मुझसे नज़रें चुरा कर जा रही हो, आंच देते हुए लहजे में बोला। जायशा की आंखें फिर से भीगने लगी। जायशा, आंसू मत बहाओ, ये तुम्हारी आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। जब आप मुझे शक भरी निगाहों से देखते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूं। किसी भी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती अपनी जगह नहीं बनाई जा सकती। अगर आपका दामन पाकीज़ा हो तो किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर किसी को आप पर एतमाद नहीं तो खामोशी से एक तरफ हो जाने में बेहतरी है। आप नहीं जानते हर साहब मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको देखे बिना दिन नहीं गुजरता, आपको महसूस किए बिना चैन नहीं आता। जब तक आप प्यार से देख ना लें सुकून नहीं मिलता। कहीं आपकी ये बेतबारी मुझे मार डाले कि खुदारा मुझे ये जुल्म मत करना। जायशा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए बेतबारी नज़र आई? अगर ऐसा है तो मैं भी इन आंखों को बिनाई से महरूम कर दूंगा। जायशा इसकी बात पर तड़प कर इसे देखा। मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतबार होती है। मुझे अपनी मोहब्बत पर खुद से भी ज़्यादा एतमाद है। जायशा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पर शक कर सकता हूँ या तुम पर कोई बेवफाई का बोतान लगा सकता हूँ? ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी अगर ऐसा हुआ तो। जायशा, मेरी मोहब्बत इतनी गई गुजरी नहीं जो सालों का प्यार पल भर में रोन दे एक गलतफहमी की जद में आकर। इधर देखो मेरी तरफ, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा है? जायशा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानता हूँ एक गलतफहमी एक हादसे के सिवा और कुछ नहीं था। वैसे एक बात तो अच्छी हुई, वो मुस्कुराकर बोला ताकि माहौल में छाई हुई तल्खी ख़त्म हो सके। तुमने आज अनजाने में ही सही इकरार मोहब्बत कर लिया। वो अपनी बातों को याद करते हुए शर्मिंदा हुई। वाकई वो जल्दबाजी में जाने क्या क्या भूल गई थी। तुमने तो इजहार कर दिया, अब मेरे प्यार की बारी। मुझे चेंज करना है। वो इसके इसार को तोड़ने की कोशिश करने लगी। चेंज भी हो जाएगा, इसी प्यार के सिलसिले की कड़ी है वो भी। असाम इसे बिस्तर पर लेटाते हुए इस पर झुका। प्लीज़ असाम, पहले मेरी बात सुने। वह मनमना कर बोली। आप अपना सुनाने का काम जारी रखें, हम अपने प्यार करने का काम जारी रखते हैं। कहते ही लैंप ऑफ के इसकी गर्दन पर लब रख गया। असाम, आप पापा बनने वाले हैं। बिलाखिर इसने हिम्मत की इसे बता ही दिया। क्या क्या कहा, ज़रा फिर से कहना। आप पापा। वो कहते ही शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा गई। सच जायशा है, तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। हमारे प्यार की निशानी होगी वो। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब इसी खुशी में मेरा प्यार दुगना हो जाएगा। इसने वापस आयशा को अपने इशारे में लिए साइड लैंप ऑफ कर दिया। सारी कसावटें धुल गई थी। सब पहले जैसा खुशनुमा हो गया था। वो आसाम से प्यार वसूलती हुई अपने प्यार की सलामती और इसके तादम कायम दायम रहने की दुआएं मांगने लगी। इब्तिसाम और मन्नत घर वापस आ चुके थे। इब्तिसाम चेंज किए बिस्तर पर दराजा, मन्नत सब चीज़ें समेट कर रख रही थी। जो ही कबर्ड से अपने कपड़े निकालने तब्दील करने के लिए अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास महसूस करने लगी। इसका नाक इब्तिसाम के सीने से जा लगा। बड़ी बड़ी सी आंखों में नमी थी। गाल सूखे माइल हो दिखाई दे रहे थे, जैसे रोने के बाद रगड़ रगड़ कर साफ किए गए हों। गुलाबी कटावदार लब बाहम प्योज थे। मन्नत को इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इब्तिसाम ने इसके हाथ से कपड़े लेकर वापस कबर्ड में फेंके और वहाँ से हैंग की हुई वाइट सिल्क की रेशमी नाइटी निकालकर इसके हाथ में थमाई। मन्नत ने हैरान कर नज़रों से इसे देखा। जाओ ये तब्दील करके आओ, इसने हकमी अंदाज में कहा। मन्नत का दिल तो चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए और ये नाइटी वापस इसके मुँह पर मारे। सफाई देने की बजाय, एतमाद में लेने की बजाय वो अपना ही रोब जमा रहा था, मगर अपनी आदत के तहत खामोशी से सर झुकाए इसके हाथ से नाइटी लिए वॉशरूम में चली गई। जब वापस आई तो कमरे का माहौल ही बदल चुका था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो बिस्तर पर नीम दराज सा लेटे हुए था। मन्नत अपना तकिया उठाकर सोफे पर रखने लगी। मन्नत, शराफत से वापस आओ वरना अगर मैं आया तो मैं लेने तो बहुत बुरा होगा, वो धौंस भरे अंदाज में बोला। मन्नत जलने और कुड़ने के सिवा और कुछ ना कर सकी। वो भी जिद में आ चुकी थी। इसके बाद नज़रअंदाज किए धप से सोफे पर बैठी। इब्तिसाम अपनी जगह से उठा और तेज़ कदम उठाते हुए सोफे तक आया। बिना एक भी लम्हा ज़ाया किए इसने मन्नत को बाहों में भरा। छोड़े मुझे, इसने इब्तिसाम के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो इसे अपनी बाहों में लिए ही बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेटा। मन्नत ने खाइफ नज़रों से इसे देखा। मन्नत, वापस पहली जैसी बन जाओ। मुझे वही मन्नत पसंद है जो मेरी हर बात मानती है, बिना कहे सब जानकर मेरा हर काम करती है, कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देती, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती है। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने तो मुझे तुम्हारा असीर किया। ये ज़िद्दी मन्नत मेरी नहीं हो सकती। वो इसकी रेशमी गैसों को संवारते हुए कान के पीछे अड़स कर बोला। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं था। मैं समझा था तुम हो किचन में। मैं सुबह ही तुमसे अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, मगर वक्त की किल्लत के बायस वो काम अधूरा रह गया। मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह मनाने के चक्कर में काम बिगड़ जाएगा। तो सामने खुद लेट कर मन्नत को अपने ऊपर गिरा लिया। मन्नत की ठोड़ी इसके सीने पर थी। वो पलके झपकाए इसके देख रही थी। इस बात को लेकर कभी अपने दिल में बदगुमानी मत पालना। जायशा से बेशक मेरा रिश्ता था, मगर वो सब के वक्त के साथ ख़त्म हो गया। अब वो मेरे भाई की बीवी है। मैं सब बुलाकर आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आज ना बढ़ता तो कभी भी तुम्हें अपने हक में ना लेता। अब तो मेरी इज़्ज़त हो, मेरी हर खुशी गमी सिर्फ तुम्हारे से वाबस्ता है। बेशक मैं अपने प्यार का इजहार करने में थोड़ा सा कंजूस हूँ, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। वो जो कब से इसकी एक एक बात को गौर से सुन रही थी, इस बात पर चुप न रह सकी। यार मन्नत, मुझसे ये लफाजी नहीं होती। जाने कैसे लोग अपनी बीवी के हुस्न में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ, अपने प्यार का इजहार भी अमलन करके दिखाऊंगा। वो मन्नत को तकिए पर लेटाते ही इस पर झुका। आप ये बताओ, तुम्हें मेरा साथ कबूल है? अगर आपको साथ कबूल ना होता तो कभी निकाह के लिए हामी नहीं भरी होती।
मेरा मतलब ये वाला साथ नहीं था, वो साथ था जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। इसकी बात पर मन्नत की आंखों के किनारे भीगने लगे। इब्तिसाम ने अपनी पेशानी मन्नत की पेशानी से लगाई, क्योंकि इब्तिसाम और मन्नत की पलकें आपस में मस्त होने लगी। आप तो हमेशा मेरी आंखें निकालने के दर पर होते थे, आज ये इल्तफात क्यों? मन्नत आहिस्तगी से बोली, क्योंकि अब इन आंखों में सिर्फ अपना आप देखना चाहता हूँ, इसलिए। कहती हुई साइड लैम्प ऑफ कर गया। आओ जन्नत वहाँ क्यों रुक गई? जरशाल ने जन्नत को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए देखकर कहा, मम्मा क्या मैं आज रात यहीं रुक जाऊँ आपके साथ? बेटा मगर आयत कहाँ है? मम्मा वो ज़ियान के साथ रूम में है, तो इसे कौन देखेगा रात में? जाओ इसे भी लेकर आओ फिर। नहीं मम्मा, इसे ज़ियान संभाल लेगा, वो रोज़ वही संभालता है, रात को मुझे नहीं उठाता आयत को फीडर बनाने के लिए। जरशाल ने हैरत से जन्नत की तरफ देखा। हमारे बेशक जितनी मर्जी मोहब्बत लुटाता था जरशाल पर, मगर इसने कभी रात को उठकर बच्चों को नहीं संभाला था। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, वैसे भी हमारे को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आई थी, वो सुबह ही वापस आएंगे। जन्नत क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो, उन्होंने जन्नत को जागते देखकर पूछा। मामा वो मुझ पर हक जताने लगा है, मैं मज़ीद इसे झेल नहीं सकती। जन्नत मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया इसने, अगर एक माँ के लिहाज से सोचूं तो अपनी बेटी के साथ ऐसा करने वाले को कभी ना माफ़ करूँ, मगर मैं एक आम औरत बनकर कहती हूँ, हो सके तो इसे माफ़ कर दो, इसी में बेहतरी है। मम्मा ये आप कह रही हैं? हाँ जन्नत, जब तुमने सबके सामने इसका किरदार क्लियर नहीं किया, इस पर तुम पर गुस्सा आया, इसके वालिदैन ने इस पर तुम्हारी वजह से एतबार नहीं किया, इस वजह से भी इसे तुम पर भी गुस्सा था। मैं मानती हूँ तुम्हारी ज़्यादा गलती भी नहीं थी, मगर कुछ तो थी। ये गलतफहमी इस हादसे की वजह बनी, इसने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। जन्नत देखा जाए तो औरत को मर्द के लिए ही बनाया गया, इसके सुकून के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को निकाला गया था। ऐसे ही इस्लाम ऐसा ही मज़हब है जिसमें औरत को मर्द की बराबरी का दर्जा दिया गया, इस जायदाद में हक दिया गया, मगर किसी दोस्त मज़हब में औरत की कोई हैसियत नहीं। और यही मज़हब हमें बताता है कि तलाक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। क्या करोगी इससे अलहदगी इख्तियार करके तलाक लेकर? हम कौन सा सारी उम्र तुम्हारे साथ रहने वाले हैं? अगर तलाक हो भी जाते तो तुम्हारे बाबा क्या तुम्हें उम्र भर यहीं बिठाए रखेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। वो ज़रूर तुम्हें किसी मजबूत हाथों में सौंप देंगे तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। मगर मम्मा मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, एक ही तजर्बा काफ़ी है मेरे लिए। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा जान मान जाएंगे? अगर तुम्हारी दूसरी शादी हो जाती है तो क्या वो इंसान आयत को एक आगे का प्यार दे पाएगा? वो तुम्हारी बेटी के लिए नामहरम होगा। जन्नत मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मम्मा मैंने कह दिया कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, इसीलिए तो कह रही हूँ माफ़ कर दो इसे। मैंने इसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी है, अगर तुम इसके साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत करोगी तो देखना वो सारी उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, अपने किए पर हमेशा पशेमान रहेगा। लेकिन दूसरे मर्द का क्या भरोसा कि वो तुम्हें तलाक याफ्ता होने का जन्नत ने इनकी बात पर तड़प कर देखा। एक माँ बनकर सोचूं तो वाकई मैं तुम्हें ऐसा मशवरा कभी नहीं देती जन्नत, मगर दुनिया की यही सच्चाई है, ये मर्दों का माशरा है। औरत को हमेशा झुककर रहना पड़ता है। औरत को तो नरम मिट्टी के खमीर से गूंदा गया है, इसका दिल नरम मिट्टी से बनाया गया है। मर्द इसे चाहे जिस मर्जी से सांचे में ढाल ले वो ढल जाएगी। मैं मानती हूँ उसने तुम्हारे साथ जो किया इसका तरीका बहुत ही गलत था, मगर इसने निकाह किया था तुमसे, इसने अपना हक लिया तुमसे, चाहे गलत ही सही। मम्मा हमेशा औरत को ही क्यों झुकना पड़ता है? मुझे किस्ता वजूद ने इनकी गोद में सर रख गई। जन्नत अपनी बेटी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना छोड़ दो, इसे सगे बाप के अलावा और कोई इतना प्यार नहीं दे सकता। मगर मम्मा जब जब वो इंसान मेरे करीब आता है मुझे फिर से इसका वही जुल्म याद आ जाते हैं, इसे कह के अल्फाज मेरा सीना छलनी कर जाते हैं। मैं क्या करूँ, मैं इसे माफ़ नहीं कर पा रही। वरंदे लहजे में बोले, इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, मगर जन्नत बेटा तुम्हारी और आयत की भलाई इसी में है, एक बार सोचना ज़रूर। वे कितनी ही देर हुई आपस में बैठी दिल का बोझ हल्का करती रही। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी तैयारी पर तफसीली निगाह डालते हुए बैग लिए बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। ऐश बेटा तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? जुनाश ने सादा अंदाज में से इफ्तिसार किया। वो ये बैग घर भिजवा रही हूँ, कपड़े धुल जाएंगे तो इधर भिजवाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ धुल जाएंगे कपड़े? नहीं वो दरअसल दूसरा सामान ले आऊँगी। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। आओ नाश्ता कर लो। जी कहते वो डाइनिंग टेबल के करीब मौजूद चेयर पर बैठ गई। जामिन कब गया था? वो ना इसे रात को किसी की कॉल आई थी तो तभी निकल गया था, कह रहा था किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आएगा। तो मैंने सोचा मैं भी घर वापस चली जाऊँ, पापा को भी देख लूँ। हाँ अच्छी बात है, तुम वहाँ का भी चक्कर लगा लो। ऐश बेटा जैगिन की तबीयत कुछ नासाज लग रही है, शायद वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, मैं उन्हें मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम आज खुद ही ऑफिस का काम देख लेना। जी ठीक है मैं देख लूँगी, पहले वहीं जा रही हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, वो कहती हुई बाहर निकल गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एंगेजमेंट के बाद कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। वैसे रात को तो आज आप गज़ब ढा रही थी, वो इसकी तारीफ़ में रद्दुल लिसान हुआ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। फिर शादी का कब इरादा है? शाइमान ने पूछा। मैं क्या बताऊँ, वो तो घर वाले ही बताएंगे। ये क्या बात हुई भला? वो झिंझलाकर बोला। भाई इतनी जल्दी थी शादी की तो एंगेजमेंट क्यों करवाई, सीधा शादी की बात करते। लगता है अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। दुआ तुमसे एक बात पूछूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? जी पूछे। दुआ क्या तुम शादी के बाद भी अपनी जॉब जारी रखना चाहती हो? क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है मेरी जॉब से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे पूछ लिया। शाह आप खुल कर बात करें, जो दिल में है। मैं नहीं चाहती छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे रिश्ते में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। दरअसल दुआ में मैं नहीं चाहता कि तुम एर हो
आप मुझे इस बात की वजह बताना पसंद करेंगे, जब एक औरत मर्द के निकाह में आ जाती है तो इसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करना इसके मर्द के फ़राइज़ में शामिल हो जाता है। आखिरत में वो मर्द अपनी बीवी और बच्चों के हर अमल पर जवाबदेह होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की इज़्ज़त को नामहरम बांध-बांध के लोग आँख उठाकर भी देखें। लेकिन मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा ये जॉब छोड़ने पर। जैसा तुम चाहोगी वही होगा। हर एक इंसान का इसकी ज़िंदगी पर हक़ होता है। तुमने मुझसे पूछा इसलिए तुम्हें अपने दिल की बात बताई, बुरा मत मानना। शाम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बात मेरे सामने रखकर मुझे लम्हों में कायल कर लोगे। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मेरा शौक़ था ये जॉब करना, कोई मजबूरी नहीं कि मैं इसे छोड़ नहीं सकती। और जिस तरह तुमने मुझे समझा है, तुमने मुझे अपना फ़ैन बना लिया। नहीं, मुझे फ़ैन नहीं, बीवी चाहिए। बीवी बनने में तो वक्त लगेगा, मुझे वो वक्त करीब लाना आता है। हम देखते हैं क्या करते हैं आप। वो जल्द मेरी बीवी बनकर मेरे पास होगी। बातों का यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। आज वीकेंड की वजह से वो घर था। कल हीर के साथ वो अनजाने में तल्ख़ रवैया इख्तियार कर गया था। वो अपनी माँ के कहने पर सब छोड़ आया था, मगर यहाँ वो अपनी माँ के कहने पर सब छोड़ तो आया था, मगर अपने जीने का मकसद इसे अधूरा सा लगने लगा था। सब कुछ पाकर भी खुद को अधूरा सा महसूस कर रहा था, और अपने अंदर का इंतशार मन में फैलाया। इंतशार इस पर ढेल गया। आज इस ज्यादती का इज़ाला करने के लिए वो हीर को घर से दूर एक मशहूर तफरीह मुकाम पर लाया था। वहाँ का ठंडा मौसम और आज धूप निकलने के बायस नहायत खुशगवार था, वरना आमतौर पर तो रोज़ाना स्याह बादलों का बसेरा होता। वहाँ ठंडी हवाएं आसमान पर सरमई बादलों से अटखेलियाँ कर रही थीं। वहाँ सुबह के 10 बज चुके थे। वो दोनों साथ साथ सफ़ेद बर्फ़ पर चलते हुए आगे की जानिब बढ़ रहे थे। ही ने रेड रंग की शर्ट और जीन्स पर स्याह लॉन्ग कोट पहने हुए थे, बाल जूड़े में बांधे हुए थे और गर्म शाल को लपेट रखा था। पाँव में जुराब और ब्लैक लॉन्ग शूज़ पहने थे। शेरज़मान ने जॉगर्स और ब्लू जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने और ब्लैक लेदर की जैकेट पहने इसके साथ चलते हुए बाकमाल दिखाई दे रहा था। कई लोगों की रश्क भरी नज़रें इन्हें दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर हो गईं। दूर से इसकी नज़रें वाइट केबिन पर लगी थीं जिसमें बैठना है। इसने फरमाइश की, क्या हम इसमें जा सकते हैं? पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ आओ, टिकट लेते हैं। शेरज़मान उसको बाजू से पकड़कर टिकट लेने बढ़ा, फिर इसे साथ लिए में सवार हो गया। अब वो शीशे के वाइट केबिन में थे। दूर दूर तक दिखाई देते बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखना बहुत दिलकश लग रहा था, और करीब पहुंचकर वो और भी खूबसूरत लगने लगा था। वो सर उठाकर इसकी ऊंचाई देखती हैरान हो रही थी। इसकी आंखें चंदे आ गईं। यहाँ से सारा शहर नज़र आ रहा था। दूर दूर तक आसमान भी बहुत वसी था। उन दोनों इस सफ़र में किए बाहर निकले तो तेज़ हवा हीर के सुनहरी बालों और शाल को उड़ा रही थी। वहाँ दोनों साथ साथ चल रहे थे कि बर्फ़ की वजह से हीर का पाँव फिसला। शेरज़मान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाया और गिरने से बचाया। ध्यान से हीर, मुझे आइसक्रीम खानी है। इसने सामने ही आइसक्रीम पार्लर को देखकर झट फरमाइश कर डाली। हीर, गला ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ अब ये मत कहना। वो अपनी सुर्ख होती नाक से कुड़कर बोली, जब तुम्हें सब पता है तो फजूल ज़िद क्यों करती हो? वाकई बहुत सर्दी है, आइसक्रीम मत खाओ प्लीज़। वो मन्नत भरे अंदाज में बोली तो शेरज़मान के लोगों पर भूली बसरी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो आइसक्रीम पार्लर से 2 कोन लेकर आया। हीर अपनी कोन खाने लगी। एक बच्ची इसके करीब से गुजर रही थी अपनी मदर के साथ। वो ललचाई हुई नज़रों से हीर को आइसक्रीम खाते देख रही थी। शेरज़मान ने अपनी आइसक्रीम बच्ची को पकड़ा दी तो वो खुश हो गई। ये क्या किया आपने? क्या आपने अपनी आइसक्रीम इस बच्ची को क्यों दे दी? इसका न जाने कितना दिल कर रहा होगा, बस यही सोच कर दे दी। मगर आपको भी तो आइसक्रीम पसंद थी, फिर क्यों दी? तो क्या हुआ? देखो हीर, अगर हम अपनी मनपसंद चीज़ किसी को देंगे तो अल्लाह ताला भी हमें अपनी मनपसंद चीज़ से नवाज देगा, जैसे उन्होंने तुम्हें भी मुझे नवाज दिया। यानी कि मैं आपकी मनपसंद हूँ। कोई शक है तुम्हें? है? वो क्या? आप बहुत बदल गए हैं, मुझे पहले वाले चाहिए। शेरज़मान इसकी बात सुनकर होंठ भींच गया और जीन्स में हाथ घुसा इधर उधर देखने लगा। हीर, शाम होने वाली है, चलो घर चलें। गुड मॉर्निंग। मन्नत जो आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को ब्रश से सुलझा रही थी। प्रसाम की खमारज़दा नींद से बोझल आवाज़ सुनकर इसके हाथ से ब्रश छूटकर नीचे गिरा। दिस इज़ नॉट फेयर। वीकेंड था, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? इधर आओ। मन्नत के चेहरे पर तो गुजरी हुई रात की ही सुर्खियाँ कम नहीं हुई थी कि वो फिर से अपने पास बुला रहा था। मन्नत पलकें झिड़काई इसकी तरफ बढ़ने लगी। इसे अपने कदम मन भर के लगने लगे। इब्तिसाम ने हाथ डालकर साइड टेबल का दराज खोला और इसमें एक केस निकालकर एक खूबसूरत रिंग बरामद की। लाओ हाथ दो। इसने मन्नत का हाथ थमकर इसकी मखरूती उंगली में रिंग पहना दी। ये गिफ्ट किस लिए? इसने बार हया से झुकी हुई लरजती पलकों को उठाकर पूछा। गिफ्ट देने की कोई वजह तो नहीं होती, वैसे ये मैंने तुम्हें मनाने के लिए ली थी। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, वो मुस्कुरा कर बोली। और मैं, आप भी? वो गिरार के गिफ्ट लेने के लिए कोई वजह तो नहीं होती, वैसे ये मैंने तुम्हें मनाने के लिए ली थी। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, वो मुस्कुराकर बोली। और मैं, आप भी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी हमसफ़र मिली। हम नहीं जानते, मगर हमारा खुदा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। आज मैं अपने खुदा के फैसले पर दिल से खुश हूँ। वो मन्नत का हाथ अपने होंठों से लगाकर बोला। बाबा, बाहर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उसे अपने चेहरे की तरफ बढ़ते हुए देखकर हड़बड़ाकर बोली, पहले गुड मॉर्निंग का जवाब तो देती जाओ। इब्तिसाम ने इसके दुपट्टे को पकड़ना चाहा, मगर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। वो भी इसकी तेज़ी देखकर मुस्कुराते हुए उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया।
वो ऑफिस में आई तो सब वर्कर्स अपने काम में मसरूफ़ थे। ऐश चलते हुए जैगन की खाली ऑफिस में आई और इसकी मखसूस चेयर पर बैठ गई। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर गोल गोल घूमकर पुरस्कार सा मुस्कुराने लगी। जैगन के प्राइवेट लॉकर की चाबी इसके खुफिया ड्रॉअर से निकालकर इस लॉकर में लगाई जो लम्हों में खुल गया। ऐश ने अपनी मतलूबा चीज़ निकाल ली और इसे बंद किया। अब वो मज़ीद हंसने लगी। इसके हंसने की आवाज़ सारे कैबिन में गूंजने लगी। इसकी हंसी में भी नमी थी और इसकी आंखों में भी। शाम के नारंगी और सरमई साए रात की तारीख में गुम होने लगे थे। खिड़की से बाहर हल्की हल्की बर्फबारी माहौल को पुरफुसू बना रही थी। शेर जमान अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से वापस आया था। इनका घर शहर से कुछ दूरी पर वाक़ था, जहाँ घरों की तादाद ना होने के बराबर थी। दूर ही दूर कोई घर दिखाई देता था। शेर जमान ने खुद से दूर ये घर लिया था। मैं ये घर पे सबसे बात कर लूँ? हाँ कर लो, मैं बाहर लॉन में हूँ, न्यूज़ देख लूँ। वहीर को लैपटॉप पे कैमरा ऑन किए घर पे वीडियो कॉल मिलाए देकर खुद बाहर आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो हीर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। इब्तिसाम भाई और असाम भाई कैसे हैं? वो दोनों भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें खुशखबरी देनी थी हीर। जी मम्मा बताएं। तुम फूफो बनने वाली हो। असाम और जायशा के घर छोटा सा बेबी आने वाला है। वाह मम्मा, कितने मज़े की बात है। वो खुशी से झूम उठी। मम्मा मुझे भी बेबी चाहिए, मैं इससे खेलूँगी कि यहाँ तो अकेली बोर हो जाती हूँ। हीर बेटा ये बात अब अपने शोर से कहें, आपकी ये फरमाइश तो वही पूरा कर सकता है। यमुना ने दबे लफ्ज़ों में कहा। सच मम्मा, वो मुझे बेबी ला कर देंगे? तो उसकी बात पर यमुना ने जवाबन सर इस्बात में हिलाया। दोनों आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। हीर तकरीबन हफ्ते में एक बार यूं ही इन सबसे वीडियो कॉल पर बात करती थी। शेर जमान टीवी बंद के रूम में आया तो आराम के लिए, तो ये लैपटॉप एक तरफ रखे से बात करने के लिए बाहर आ रही थी। बात हो गई जी हो गई। मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ना बेबी चाहिए प्लीज़। अब की बार नज़र उठाई मन्नत अमेज़ नज़रों से देखते हुए बोली। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये रोज़ नई खराफात तुम्हारे दिमाग में भरता कौन है? इसका लहजा दुरुस्त हुआ। ये डर कर थोड़ा सा पीछे हुई। मुझे बेबी चाहिए तो बस चाहिए। अब की बार वो डर भुलाकर इसके सामने तन कर बोली। इतने अरसे में अब वो शेर जमान के अता करदा एतमाद से काफ़ी बदल चुकी थी। अभी तुम खुद बेबी हो, तुम संभाल नहीं पाओगी ये जिम्मेदारी। समझा करो हीर, ये जब आप मेरा नाम लेते हैं हीर, तो मुझे अपना नाम जहर लगने लगता है। मुझे इस नाम की आदत है जिसका आपने मुझे आदी बनाया है। आप कैसे भूल सकते हैं वो सब? मुझे आदी बनाकर आप दूर क्यों रहते हैं? आप मुझे बता ही दें, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे बात नहीं करते? और एक और बात, मैं अब बेबी नहीं हूँ रही, 18 साल से ऊपर हो चुकी हूँ। हीर मेरा दिमाग ख़राब मत करो वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा, समझी? तो मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। मैं चली जाऊँगी यहाँ से, दूर, बहुत दूर चली जाऊँगी। ऊँची आवाज़ में कहते हुए धाड़ से दरवाज़ा बंद किए बाहर निकल गई। शेर जमान ने चढ़ती हुई निगाह इस पर डाली और बिस्तर पर ढेर हो गया। कोई समझ नहीं आ रहा था ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। वो इसी सोच में था कि हीर ने रात के इस पैर जाना कहाँ है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाउंज में होगी। वो इंतज़ार कर रही होगी कि कब वो इसे मनाने आएगा। मगर शेर ज़मान इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहता था। इसे लगता था हीर अभी इस सब के लिए बहुत छोटी है। वो आंखों पर हाथ रखे हुए लेटा रहा। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए मगर हीर के कमरे में वापसी नहीं हुई। तो वो उठकर जैकेट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हीर जो गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी, चलते चलते न जाने कहाँ आ गई थी। स्नोफॉल और रात के अंधेरे की वजह से इसका कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक इसका पाँव स्लिप हो और नीचे की तरफ गिरने लगी। इसकी चीखें गूंज रही थी। शेर जमान जिसे घर में न बैठ पाए, घर का दरवाज़ा खुला देखकर इसे ढूंढने बाहर निकल आया। हीर कहाँ हो? अब शेर जमान की भारी आवाज़ रात की तारीकी में गूंजने लगी। शेर जमान को नीचे की तरफ कुछ सरसराहट महसूस हुई तो वो संभल कर नीचे उतरने लगा, क्योंकि यहाँ से जगह काफ़ी स्लिपरी थी। वो बार बार फिसल रहा था। आखिर इसने हीर को ढूंढ निकाला। यहाँ एक तालाब था जिसका पानी सर्दी की वजह से जम चुका था, मगर शायद हीर ऊंचाई से गिरी थी इसलिए इसमें दरार आने की वजह से कुछ पानी फूट पड़ा था। शेर जमान ने वहाँ बेहोश पड़ी हीर को अपनी बाहों में भर लिया। हीर के सारे कपड़े भीग चुके थे। शेर जमान ने इसे उठाए वापसी एक रास्ते पर गामजन हुआ। कुछ देर में हीर के बेहोश वजूद को लिए अपने कमरे में आ चुका था। हीर उठो। हीर का चेहरा थपथपाकर इसे उठाने की कोशिश की मगर बेसुध। हीर के होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ चुके थे। इसे भीगा देखकर शेर जमान को कुछ और न सोचा तो वो इसे वॉशरूम में ले गए और गर्म पानी वाला शॉवर ऑन किया। वॉशरूम की लाइट ऑफ कर दी। फिर हीर के गीले कपड़े उतार कर इसे गर्म पानी के नीचे रखा। हाथ से टटोल कर टॉवल स्टैंड से लटका अपना बाथरूम लेकर इसे पहना दिया। फिर वापस इसे बिस्तर लाकर बिस्तर पर डाला। इस पर कंफर्टर ओढ़ दिया। तेजी से कमरे में मौजूद आतिशदान आग जलाई। कुछ देर में इसी गर्माई से कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल हो गया। वॉशरूम की कार्रवाई के दौरान शेर जमान के कपड़े भीग चुके थे। इसने जैकेट और शर्ट उतारकर बास्केट में डाली। कमरे में अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी। आतिशदान की जलने की वजह से इसने रूम की लाइट ऑफ कर दी। बस आतिशदान से निकलती हुई आग की रोशनी ने कमरे में सुनहरी किरणें बिखेर रखी थी। वो चलते हुए हीर के पास आया। सुर्खी माइल गाल पर हाथ की रथेरी रखती, मगर अभी भी इसका जिस्म ठंडा था। हीर के गीले सुनहरी बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। वो मुहब्बत सा इसे देखे गया, इसके मासूम दिलकश हुस्न को। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर इसका दिल सिकुड़ कर फैला। वो इसके साथ लेट गया, इसे अपनी बाहों में भींच लिया।
इसके गीले बालों से आती मैसूर कुन महकने से मदहोश करने लगी। आज इसे अपना ज़ब्त खोता हुआ महसूस हुआ। खुद पर लगाए हुए पैरों को तोड़ देने पर दिल उकसा रहा था, मगर हीर के मासूम चेहरे की तरफ देखते तो रुक जाता। जाने कितने ही पल यूं बीत गए। जैसे हीर के जिस्म का नॉर्मल होना शुरू हुआ, इसकी आंख खोली। इसने खुद को शेरज़मान के मजबूत तरीन निज़ाम में पाया। शेरज़मान जिसे अपने पास महसूस करा था, इसके किस्मत आने पर इसे देखा। हीर क्यों की ये बेवकूफ़ी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप अभी भी मुझे डांट रहे हैं। वो आंखें बंद किए बोली, फिर कैसे मानूंगी? आप मुझे बेबी ला दे, मैं मान जाऊंगी। बेबी चाहिए मेरी लिटिल वाइफी को। इसके चेहरे को उंगली से ऊपर उठाकर पूछने लगा। कितने बेबी चाहिए मेरी लिटिल वाइफी को? वो इसकी आंखों में अपनी ओशन ब्लू आइज डाल फुसूखेज आवाज़ में बोला, 1 2 3 नहीं 4। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शेरज़मान ने इसके बालों में उंगलियां फंसा इसे थोड़ा सा ऊपर उठा और इसके लबों से अपने लब उलझाकर इसकी मजीद गिनती से रोक दिया। शेरज़मान के मुंह जोर जज्बाती ने उसे भौंकला कर रख दिया। इसके दिल की धड़कनें इसे अपने कानों में सुनाई दी। ये ज़मान इसकी हालत के पेश नज़र पीछे हुआ तो हीर ने आंखें खोलकर इसे देखना चाहा, मगर शर्म के बायस पलकें उठने से अनकारी थी। शेरज़मान के लब आहिस्ता से मुस्कुराए, इसके गाल का डिम्पल गहरा हुआ। शेरज़मान ने इसका चेहरा थाम कर ऊंचा किया। एक बार वो फिर से इसके होंठों पर झुककर अपने होंठ रख चुका था। जाने कैसी तशनीकी थी जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हीर ने इसके सीने पर हाथ रख के इसे पीछे करना चाहा, मगर शेरज़मान के शर्टलेस सीने को महसूस किया, हाथ वापस खींच गई। इस दौरान वो इसके बाद गाउन की डोरी खोल चुका था। शेरज़मान की हरकत पर हीर का दिल बहुत जोर से धड़का। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें कोई शिकवा था ना कि तुम प्यार नहीं करते, तो सोच रहा हूँ आज तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूँ। आज तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कि तुम्हारी किन किन अदाओं पर प्यार आता है। शेरज़मान ने अपने होंठ हीर की गर्दन पर रखे तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली। शोल्डर से इसे अपने गाउन से रिकता हुआ महसूस हुआ। अब वो शेरज़मान के होठों का लम्स अपनी गर्दन के बाद अब अपने कंधों पर महसूस करने लगी। तो मैं पहले बता रहा हूँ, बेबी चाहिए तो इसका प्रोसीजर बहुत जानलेवा होता है। अगर मिस बेहोश हो गई तो बाद में मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। वो इसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालकर जुबानी अंदाज में बोला, नहीं होती मुझे, प्लीज़ मुझे बेबी ला दें। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगी, प्रॉमिस। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। ज़बान जी। हीर ने इसकी बढ़ते हुए बाकी पर इसे पुकारते हुए कंफर्टर को मुट्ठी में जकड़ा। हीर ने इसका भारी हाथ पकड़कर इसे रोकना चाहा, मगर वो शायद आज खुद अपने बस में ना था तो हीर की क्या सुनता। हीर डरो मत, क्या तुम्हारे शेरज़मान कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है? वो इसके कानों के करीब किए चेहरा किए सैरंगेज़ आवाज़ में बोला। नहीं नहीं। हीर के गले की गिल्टी उभरकर मासूम हुई। शेरज़मान लव्स हिज लिटिल वाइफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, जस्ट ट्रस्ट मी। वो हीर के नम बालों में उंगलियां उलझाए हुए बोला, महसूस मत करो, बस मुझे सोचो। इस ज़मान ने संजीदगी से इसका ध्यान भटकाया, इसकी नाजुक उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए। अब की बार ना सिर्फ इसका दिल बुरी तरह धड़का था, बल्कि इसे अपनी जान भी निकलती हुई हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जाने जिन्हें कितनी कुछ देर बाद शेरज़मान ने अपने लबों से चुना। शेरज़मान ने अपने बाजू फैलाई तो हीर ने इस पर अपना सर रख दिया। धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हीर ने इसके अमल पर सुकून महसूस किया। इसकी तरफ से उड़ती हुई को महसूस महक को हीर ने अपनी सांसों में भरकर उन्हें हमवार किया। जो इंतशार की कैफियत में मुब्तला थी, शेरज़मान ने किसी कीमती मता की तरह से खुद में भींच लिया। सूरज तुलू हुई अपनी सुनहरी किरणों का जाल बिछा चुका था। रात को स्नोफॉल के बाद आज बादलों की ओर से झांकते हुए सूरज ने अपनी रोशनी फैलाई, जो छन छन करती कमरे में मौजूद खिड़की से अंदर आ रही थी। वो मासूम परी शेरज़मान के सीने पर सर रखे दुनिया जहान से बेगाना थी, मगर इन सूरज की किरणों ने इसकी मंदी हुई आंखें खोलने का फैसला कर लिया था। वो वापस नींद में डूब जाने वाली थी कि इसे अपने शेरज़मान के सीने पर महसूस हो तो इसकी आंखें नींद से बोझिल फौरन खुल गई। वो थोड़ा सा दूर हुई, इसकी नज़र सोए हुई शेरज़मान के चेहरे पर पड़ी तो पलटना भूल गई। सोए हुए कितना मासूम दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी शेरज़मान की नींद में भी खलल डाल रही थी। शायद वो जो उसने रोशनी से बचने के लिए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये थोड़ा सा उठकर शेरज़मान के आगे झुक गई। इस तरह सूरज की रोशनी शेरज़मान के चेहरे पर पड़ने के बजाय अब हीर की पुश्त पर पड़ने लगी। इसे अपने करीब हलचल महसूस हुई तो अपनी आंखें खोली। सामने हीर इस पर साया की हुई थी। अब इस धूप का डर नहीं, इस साया वगन घनी पलकों के दिलनशीन छाँव को मुझे मुयस्सर हो गई। वो खुमार आलूद आवाज़ में कहते हुए इसे खींचकर वापस अपने ऊपर गिरा चुका था। रात के गुजरे मनाज़िर आंखों के पर्दों पर लहराए तो खफ़त से गुलाबी चेहरे से लगा जो किसी ने इस पर सुर्ख रोशनाई अंडेल दी हो। इसकी आंखें भीगने लगी। शेरज़मान को लगा कि वो दुनिया भूल गया। इसे देखकर वो सारी दुनिया भूल ही तो जाता था, क्योंकि इसके मासूम से महबूब की हर अदा ही निराली थी। माई लिटिल वाइफी, क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं भूलती आपसे। कोई ऐसे भी करता है? वो नरूठेपन अंदाज में मुंह फुलाकर बोली, सब हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। मैंने तो आपको नरमी से बिल्कुल फूलों की तरह छुआ था, और सबसे पहले तो इन आंखों से आंसू साफ करे। तुम्हें पता है ना, रोने से मैंने तुम्हें मना किया है। हीर, तुम्हें याद है एक बार जब तुमने बचपन में जुगनू पकड़ने की जिद की थी और मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए लेकर गया था? वो इसे बचपन का वाक़या याद दिलाने लगा। हीर ने इसकी बात सुनकर दिमाग पर जोर डाला। जुगनू, चलो नज़ामिन, बाहर जाकर जुगनुओं को देखते हैं, इसने मासूमाना फरमाइश की। बाहर बहुत ठंड है, मुझे नहीं जाना। चलो। इस ठिठुरती सर्दी में इसकी सर्द-तरीन आवाज़ हीर के कान में सुनाई दी और उसकी कलाई से खींचकर बाहर ले गया। आसमान पर जा बजा सितारे पूरे आबोताब से चमक रहे थे। शेरज़मान इसे अपने साथ लान के पिछले हिस्से में घसीट लाया, जहाँ रात के वक्त पर दोपहर झाड़ियों के पीछे अनगिनत जुगनू का बसेरा था। हीर की आंखें खुलते ही जगमगाने लगीं।
हीर सामने का मंजर देखकर अपनी जगह साकित रह गई। गहरे अंधेरे में लातादार जुगनू जगमगा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे काली रात में स्याह आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो बेयकीनी से सामने देखने लगी। छू लो इन्हें, शेर जमान की आवाज़ से इसे करीब सुनाई दी। वो भूल चुकी थी कि वो इस वक्त शेर जमान के साथ है। याद था तो बस इतना कि अपना मनपसंद मंजर देख रही है। हीर की नज़रें तुम जगमग करती जुगनू को देखकर खुशी से झिलमिला रही थी। इस वक्त मैंने दिल में इरादा किया था कि तुम्हारी इन आंखों को हमेशा यूं चमकता हुआ रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस दिन पहली बार तुम्हारे लिए दिल धड़का था। इसने हीर का नाजुक हाथ थामकर अपने दिल के मुकाम पर रखा। तुम्हारी मोहब्बत खून खून बनकर मेरे रग में दौड़ती है। तुम चाहो भी तो अपने लिए मेरी शिद्दत और जुनूनियत और इसकी गहराई का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगी। वह सूखेज आवाज़ में इसके कानों में रस घोल रहा था। हीर ने अपना हाथ उठाकर झुकी और वहाँ अपने लब रख दिया। अपनी लिटिल वाइफी की सदा पर निसार होते हुए मुस्कुराकर इसे अपनी बाहों में भर लिया। हीर, बस इतना याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो कसम है ये शेर जमान अपनी जान देकर तुम्हें खुदा से वापस मांग लाएगा। इसके लहजे में छलकता जुनून देखकर हीर की सांस साकिन हुई। लिटिल वाइफी, तुम्हें तो बुखार है। बड़ी ठंड में गई थी ना, तो ये तो होना था। चलो हार्ट बात लो, फिर मैं तो मेडिसिन देता हूँ। वो बिस्तर में से उठकर बोला। हीर ने अपनी हालत के पेश नज़र कंफर्टर गर्दन तक ओढ़ लिया। अब इस तरह वो कैसे कंफर्टर से बाहर निकलती इसके सामने। ओ कमन, आओ ना, क्या सोच रहे हो? आप बाहर जाए ना। ओ अच्छा। वो याद आने पर अपने बालों में उंगलियां फेर कर मुस्करा दिया। बस ये छुपने छुपाने वाला सीन गुजर गया कल रात, अब कोई फ़ायदा नहीं। वो ज़ुबानी अंदाज में कहते हुए एक बार फिर कपकपाने पर मजबूर कर गया। शेर ज़माने से कंफर्टर समेत बाहों में भरा और वॉशरूम की तरफ चल दिए। तुम यहाँ शावर लो, मैं दूसरे रूम के वॉशरूम में चला जाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन लेना। हीर ने इसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। वो किचन में था कि पीछे से हीर के कदमों की चाप सुनाई थी। इसने मुड़कर देखा। वो जीन्स और हाई नेक पहने बिल्कुल गुड़िया दिखाई दे रही थी। सू करती सिर्फ नाकली नजरें झुकाए खड़ी थी। शेर ज़माने से वहीं खड़े देखकर तो उसकी झिझक महसूस की। खुद इसके करीब आया और इसे उठाकर किचन में मौजूद शेल्फ पर बिठा दिया। भूख लगी है, अभी एग बॉयल हो रहे हैं और काफ़ी वेट कर रहा हूँ। स्लाइस टोस्टर में है, 5 मिनट बस। कुछ मुझे ज़्यादा भूख लगी है। वो अपने गीले बालों को कान के पीछे उड़सती हुई बोली। शेर ज़मान ने फ्रिज खोली। हीर की नज़र सामने रखे पाइनएप्पल के टिन पर पड़ी। पाइनएप्पल, इसने खुशी से चेक कर कहा। वो टिन निकालकर इस तरफ आया और इसे खोलकर फोक इसमें एक पाइनएप्पल का पीस फंसाया और फोक इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। हीर ने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला, शेर ज़मान ने अपना मुंह भी करीब करते हुए फोक दूर फेंका। अब पाइनएप्पल का आधा पीस हीर के मुंह में था और आधा शेर ज़मान के। हीर ने चेहरा पीछे खींचना चाहा, मगर शेर ज़मान इसे गर्दन में हाथ डाले से ऐसे करने से रोक दिया। इसने वो आधा पीस डर के मारे साबित ही गले से निकल लिया, जबकि शेर ज़मान की नज़रों में छुपे हुए मफहूम को जानकर वो शर्म से दोहरी होने लगी। इसकी शोषण ब्लू आइज में शोरीदा जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद था। वो कहाँ इन पर बांध सकती थी। शेर ज़मान ने अमल पैरा होने का सोचा और हीर को शेल्फ पर झुकाकर इसके कपकपाते होंठों पर अपनी मोहब्बत की शिद्दों की कहानी रकम कर दी। टोस्टर से टोस्ट जलने की स्मेल से शेर ज़माने से छोड़कर पीछे देखा, मगर तब तक टोस्ट जल चुका था। इसने दोबारा से नई ब्रेड टोस्टर में डाली। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। हीर को मेडिसिन खिलाई। शेर ज़माने से एक कदम भी ज़मीन पर न रखने दिया। आज सारा दिन उन्होंने एक साथ एक दूसरे की कुर्बत में गुजारा। सारे दिन ही शेर ज़माने से अपनी हथेली का छाला बनाए रखा। शाइमन जो भी वापस लौटा था, इसने आवाज़ देकर रोकना चाहा, मगर वो अपनी आवाज़ खो बैठा था। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सामन ने इसकी कलाई थाम ली। शाइमन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो भैया, वो पापा। इसका सांस रुकने लगा। बताओ मुझे क्या हुआ है उन्हें? जामिन खुद भी अब इसकी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो डूबते दिल से शाइमन के चेहरे को देखने लगा। शाइमन की आंखें सुर्ख हो रही थी। बोलो भी शाइमन, क्या हुआ है? जामिन, भाई पापा को हार्ट अटैक हुआ, उन्हें ऑफिस के वर्कर्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इसने रोते हुए जामिन की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? बड़े पापा तो बिल्कुल ठीक थे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी अस्पताल से कॉल थी, उन्होंने यही बताया। जामिन ने शाइमन का फ़ौरन हाथ पकड़ो, इसे साथ लिए गाड़ी की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। चलो बैठो शाइमन, हमें फ़ौरन वहाँ जाना होगा। इस रास्ते में शाइमन के साथ साथ जामिन भी शदीद इज़्तिराब का शिकार था, मगर इसने अपनी परेशानी को अपनी अज़ली हिम्मत के पीछे छुपा लिया। और शाइमन जो शदीद ज़हनी दबाव में बार बार अपने माथे को रगड़ रहा था, जामिन कहने लगा, प्लीज़ जामिन भाई, स्पीड बढ़ाएं प्लीज़ भाई, मुझे जल्द से जल्द इनके पास पहुँचना है। इसने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर शाइमन के कंधे को थपक कर इसे तसल्ली दी, मगर वो अपनी आवाज़ खो रहा था। उन्हें कुछ नहीं हो सकता भैया, पापा को कुछ नहीं हो सकता। शाइमन, बहादुर बनो, अभी तो तुम्हें बड़ी मामा को भी सहारा देना होगा, कुछ नहीं होगा इन्हें। और शाइमन अस्पताल पहुंच गए थे। शाइमन फ़ौरन गाड़ी से उतरा और उसके पीछे जामिन भी अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। लोगों के जुर्म को चीरते हुए दोनों परेशानी के आलम में दूसरी मंजिल की जानिब बढ़े। रिसेप्शन पर पहुंचे। प्लीज़ बताइए मिस्टर जैकिन खान के बारे में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। प्लीज़ बताइए वो कैसे हैं, वो कहाँ हैं? वो शाइमन को लगा वो भी गिर पड़ेगा। इसने ये जुमला टूटा फूटा सा अदा किया था। सर आप 1 मिनट रुकिए और हौसला रखिए, मैं भी आपकी बात डॉक्टर जुल्फ़िकार से कराती हूँ। ये उन्हीं का केस
रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा और फ़ोन पर बात करवाने के बाद जामिन और शाइमन को आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। वो दोनों इस तरफ भागे और इंतज़ार करने लगे। इसका दिल बैठा जा रहा था। घर में भी इत्तला मिल चुकी थी। हमारे तो हॉस्पिटल में ही मौजूद था। घर से बरीरा और जुनाश भी आ चुकी थी। ज़रियार भी खबर सुनते ऑफिस सीधा आया। मम्मा आप प्लीज़ पापा के लिए दुआ करें ना कि उन्हें कुछ ना हो। मेरी हर दुआ उनके साथ, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। वो अब ऐसे कैसे बताती कि जैगन ही तो खुद इसकी ज़िंदगी का सबसे लाजमी अहम जुज़ है। इस वक्त वो खुद एक कर्ब से गुजर रही थी। वो खुद इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रही थी। अंधेरे हुई में तो जुनाश के दिल की धड़कन कहती थी। जुनाश ने अपनी आंखों के किनारों से बहते हुए इश्क को बहाने की इजाज़त दे दी, जिस पर वो कब से बंद बांधे बैठी थी। इसको वो लम्हात बुझाते बातें याद आने लगी जो जुनाश की ज़िंदगी का हासिल थी। आपके पेशेंट के क्या है? डॉक्टर ने आते ही कहा। जी मैं उनका बेटा हूँ। कहाँ है पापा? कैसी कंडीशन है इनकी? वो तो ठीक है ना? शाइमन ने कई सवाल एक ही सांस में कर डाले। डॉक्टर ने सर झुकाकर एक तवील सांस अंदर खींची और शाइमन के कंधे को थपक कर इसे हौसला दिया। शाइमन को अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म हुई महसूस हुई। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली। अब वो ख़तरे से बाहर हैं। वो उसका शाना थपथपाकर इस अपने माहिराना पेशवराना अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गई। शाम तक जैगन को होश आ चुका था। सब ने इसके पास जाकर उनका हाल दरियाफ्त किया। जामिन ने सबको घर भेज दिया और खुद इनके पास रुक गया। बड़े पापा आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। क्या हुआ? जोशेर ज़मान यहाँ नहीं। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। मैं जानता हूँ शाइमान थोड़ा कमज़ोर दिल का मालिक है, मगर मैं तो यहाँ हूँ। ये हम दोनों में सीक्रेट रहेगा। जामिन मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी सब्र तहम्मुल सुनना और बर्दाश्त करना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला गलत नहीं लेना। बड़े पापा प्लीज़ साफ साफ बताएंगे क्या बात है? मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। ऐश ने हमारी कंपनी से अपनी कंपनी को मर्ज किया था, मगर अब उसने धोखेबाजी से मेरी कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है। तुम मेरे बेटे और तुम्हारे लिहाज से वो भी मेरी बेटी की तरह है। अगर वो मुझसे मेरी कंपनी मांगती तो मैं खुशी खुशी सब इसे दे देता, मगर इसने मेरे साथ धोखा किया है। जैगन को आज सुबह की अपनी और ऐश के दरमियान हुई गुफ्तगू याद आई तो उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जैगन ने हैरान कुन नज़रों से कहा। मैं फरहीन शाह की बेटी हूँ, ऐश डार। वही फरहीन शाह जिसे तुमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। मेरे पापा ने उन्हें वहाँ से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो आपकी बेवफाई को दिल से लगाए मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। आपने मेरी माँ की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। अब मैं आपका सब कुछ छीन कर आपकी ये भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। इसे कहे कि जुमले अभी भी जैगन के कानों में सुनाई दे रहे थे। जैमन ऐश फरहीन की बेटी है। बड़े पापा कौन फरहीन? जैगन ने इसे शुरू से सब बात बताई कि कैसे इसकी यादाश्त चली गई थी और फरहीन इसे अपने साथ ले गई और इसने कैसे जुनाश को मारना चाहा था। जामिन ने सारी सच्चाई सुनकर अपनी मुठियाँ मींच ली। इसे अपनी ज़बत की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। वो तेज तेज कदमों से बाहर निकला। जामिन रुक जाओ, कुछ गलत मत करना। जैगन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, मगर वो अनसुनी करता हुआ बाहर निकल गया। आयत मुंह खोलो शाबाश। जन्नत सोने से पहले रोजाना आयत को कुछ ना कुछ खिला देती ताकि वो सारी रात आराम से सो जाए। अभी भी वो इसके लिए पुडिंग बनाकर लाई थी। आयत ने गुस्से में आकर हाथ मारा और पुडिंग वाला बाउल जन्नत के हाथ से निकलकर जमीन पर गिरा। आयत! जन्नत ने एक जोरदार थप्पड़ आयत के फूले हुए गालों पर मारा। आयत जोर जोर से रोने लगी। जन्नत क्या करती हो? बच्ची है, इसका दिल नहीं कर रहा। खाने को तो जबरदस्ती ना किया करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, मगर इस मासूम का क्या कसूर है? ज़ियान ने आयत को गोद में ले लिया। बस मेरी जान चुप कर जाए। वो इसे प्यार से बहलाने लगा। जन्नत गुस्से में उठी और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो वापस आकर सफाई कर दी। आयत अब चुप होकर ज़ियान की गोद में सो चुकी थी। इसने एहतियात से इसे बिस्तर पर लेटाया ताकि इसकी नींद ना खराब हो। चलो हंस दो, किसी दिल को पकड़ लेना कहाँ आज़ाद करना है। चलो यूं ही सही कर चलो अगर बर्बाद करना है। परिंदों को भी अगर कैद किए करके अक्सर छोड़ देते हैं, किसी को मारने से कबल क्या दिल तोड़ देते हैं। चलो तुम रूठना छोड़ दो, वरना हम जानते हो तो मुझे मरना भी आता है। मुझे गम इस तरह ना दो कि मैं अपने आप मर जाऊं। समेटे धूप को अपनी मैं साए में उतर जाऊं, हवाओं में बिखर जाऊं। तुम्हें मालूम है मजबूरियां एक चीज़ होती हैं। सुना है कि दूरियां एक दिन। चलो छोड़ो कि हम आखिरी काम करते हैं, बजाय आंसू के अब हंसी अंजाम करते हैं। चलो हंस दो, मेरे बहते हुए आंसू तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। चलो हंस दो, चलो हंस दो। जन्नत किसी सोच में गुम बैठे जानने के तिरछे रुख पर बैठे इसके कंधे पर हाथ रख के इसे पुकारा था। वो धीमे लहजे में अपने दिल की बात को लफ्ज़ों के पैरहन में डाला। इसने कलेजी की नरमी पर जन्नत ने मुड़कर देखा। कंधों पर फैला जन्नत का दुपट्टा पल भर में ही इसके आंसू से तर हुआ। इसने बिना कुछ कहे ज़ियान को खुद से दूर करना चाहा, मगर कर ना सकी। जन्नत ने इसे रोने दिया। वो खुद भी रोने लगी। ज़ियान ने सर उठाकर देखा। इसे भी अपने गम में शरीक देखकर वो हैरत ज़दा रह गया। ज़ियान ने इसे रोने दिया ताकि दिल का गुबार निकालने के बाद ही वो अच्छे से सोचने के काबिल हो जाए। वो अपने रब के बाद इसके सामने ही रोया था, क्योंकि किसी और के सामने नहीं रो सकता था। मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं सोची, मगर अब बस तुम्हारे साथ की तमन्ना है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बेहतरीन की दुआ की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सस्ते बस्ते घर को मेरी ही नज़र लग जाएगी, मगर देखो आज क्या हो गया। मेरी वजह से सब बिखर गया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती तुम्हारी खुशियों को निगल गई। मैं हूँ कातिल तुम्हारी मुस्कुराहटों
जाऊँ कहा। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया एक लम्हे को भी। मेरी गफलतें तुम्हें उजाड़ गई जन्नत। मैंने तो कभी ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियाँ छीन कर तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरे भर दूँ। मैं बस वो रात मेरी ज़िंदगी की स्याह रात थी, जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, तुम्हारी नाराज़गी और जुदाई की सूरत में। मुझे तुम्हारी इन सर्द आंखों का तासुर चैन नहीं लेने देता। जन्नत, मुझे तुम्हारे अंदाज से खौफ आता है। मैं खुलकर सांस नहीं ले पाता। मैं दुआ करता हूँ कि कोई मौजज़ा हो जाए कि तुम मुझे माफ़ कर दो इस रात के लिए। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया जन्नत। ध्यान किसी बच्चे की तरह मेरे रब के किसी अपने सारे खौफ जन्नत से बयान कर रहा था। किसी आजमाइश थी। इसके दिल में एक होक सी उठी। माफ़ तो खुदा भी कर देता है। तू तो एक नरम दिल औरत थी, कब तक पत्थर बनी रहती। मेरा हो जा, मुझे ए यार मुकम्मल कर दे, या मुझे छोड़ दे, इनकार मुकम्मल कर दे। तू जो खुश है तो यही बात मुझे है काफ़ी। जीत जा मुझसे, मेरी हार मुकम्मल कर दे। धीमी पुरफुसूल लहजे में वो जन्नत की आंखों में आंखें डाले बोला। जन्नत ने खुद सुपर्दगी के अंदाज में इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ज़ियान ने इसके गुलाबी होंठों को देखा जो आपस में प्यास थे। इसने जन्नत को इशारे में लेते हुए इन गुलाबी लबों पर अपनी मोहब्बत की मुहर सबूत कर दी। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया। गुजरता हुआ हर दिन जिंदगी की किताब से किसी सीधा वर्ग की तरह भरता चला गया। 4 साल बाद आज एक नया दिन तुलू हुआ, जो नए दिन में नई तारीख रकम करने जा रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान पर जलफा फरोज हुए हर सू अपनी रोशनी बिखेर रही थी। एयरपोर्ट पर उन्हें कोई लेने नहीं आने वाला था, क्योंकि उन्होंने किसी को इत्तलाजु नहीं की थी। इनका इरादा सबको सरप्राइज़ देने का था। जो ही उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखे, मसरूर चेहरों से एक दूसरे की जानिब देखा। या आप क्या मुझे नमूना बनाकर यहाँ ले आए? सब हंसेंगे मुझ पर। इसने हीर पर तफसीली निगाह डाली, जिसने स्याह उबाया पहने सर पर हिजाब गोल घुमाकर ले रखा था। बाई के नीचे बिलाशुबा जीन्स और शर्ट के साथ जॉगर्स थे, मगर बज़ाहिर देखने वालों को वो बाई के नीचे जॉगर्स ही दिखाई दे रहे थे। जो भी ड्रेसिंग शेर जमान की बीवी करेगी वो फैशन ट्रेंड बन जाएगा। इसकी गंभीर आवाज़ सुनकर हीर ने मुकाबिल मौजूद शेर जमान पर चिढ़ती नजर डाली, जो स्याह जीन्स स्याह शर्ट और स्याह लेदर जैकेट पहने अपनी दराज कामत और सहंग रंगेज शख्सियत समेत पूरे तमतराक से अपने ओशन ब्लू आइज के लिए इधर उधर देख रहा था। आप ग्लासेस लगाए अपनी आंखों पर, मैं नहीं चाहती ये आंखें मेरे अलावा किसी और को दिखें। वो मगरूराना अंदाज में बोली। ये गुरूर इसे शेर जमान की मोहब्बत ही अता कर दी। मेरे शेरों, जरा ध्यान से। शेर जमान की मुतफक्कर आवाज़ सुनकर तीनों ने एक साथ मुड़कर पीछे अपने डैड शेर जमान की तरफ देखा। डैड, टेंशन नॉट। शेरों के रास्ते में आने की जुर्रत किसी की नहीं, इन तीनों ने वक्त एक आवाज़ में कहा। शेर जमान गाल का डिंपल गहरा हुआ इन तीनों के निडर अंदाज पर। ये तो वो चाहता था कि इसके तीनों बेटे भी इसकी तरह निडर और बहादुर हों। जमान जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत ज़बान चलने लगी है इन तीनों की। मैं कह रही हूँ कि मैं इनकी पिटाई कर दूंगी। माई लिटिल वाइफ, इस हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं। चलें, या एयरपोर्ट ज़्यादा पसंद आ गया है। ये नाक से कोड़ते हुए शेर जमान के पीछे पीछे चलने लगी, और वो तीनों शेर जमान के डिक्टू कॉपी, बिल्कुल इस तरह की ड्रेसिंग की, ब्लैक कलर की जीन्स और छोटी छोटी लेदर जैकेट्स में मुलविस इसी की तरह अकड़ कर चल रहे थे। शेर जमान और हीर के एक साथ पैदा होने वाले 3 साल ट्रिपलेट बेबीज थे। हीर, आगे आओ, मेरे पीछे क्यों चल रही हो? शेर जमान ने गर्दन तिरछी की हुई से पूछा। जहाँ जहाँ आप कदम रखते, मैं आपके कदमों के निशान पर अपने कदम रख कर चलती हूँ जमान जी। मुझे इस रास्ते पर जाना ही नहीं जहाँ आपके कदम ना पड़े हों। वो मोहब्बत से चूर आवाज़ लहजे में बोली। मैं जिस रास्ते पर भी चला जाऊँ, मेरे रास्ते की मंजिल तुम ही हो लिटिल वाइफी। वो गर्दन तिरछी की हुई जज्ब से बोला। तुम साथ हो तो मुकद्दर पे है औकात अपनी, बिन तेरी जिंदगी की औकात ही क्या है। मैडम, ये छोटे साहब के नूडल्स हैं। एक मुलाजमा ने ऐश को नूडल्स वाला बाउल ला कर दिया। ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं खुद खिला दूंगी इसे, तुम ले जाओ। इसे नूडल्स वाला बाउल लेकर एक तरफ रख दिया। रुको, वो प्ले रूम में गया था, इसे मेरे पास भेज दो, ऐश ने जाती हुई मुलाजमा से कहा। तो उसने मुड़कर इसकी बात सुनी, फिर इस बात में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। वो बिस्तर पर टेक लगाई बैठी थी। आज भी ऐश को वो 4 साल पहले गुजरा हुआ दिन याद था, जब ऐश डार अपने ऑफिस में बैठी फाइल्स पर सर झुकाए मुनम्मिक अंदाज में काम कर रही थी कि अचानक धाड़ की आवाज़ सुनकर इसने सर उठाया। सामने जामिन को खड़े देखा, जो जरहाना तेवर लिए इसकी तरफ बढ़ा था। ऐश अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठी। दिल तो चाहता है तुम्हें तुम्हारी धोखेबाजी के लिए जिंदा जमीन में गाड़ दूं। वो इसकी गर्दन को अपनी आनी हाथ में जकड़ के दीवार से लगा गया। ऐश इसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। गल खुश्क होने लगा, जबान तालू से चिपक गई, गले से आवाज़ निकलने से इनकारी थी, बस घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी। दामिन ने झटके से इसे छोड़ा। वो जामिन के छोड़ते ही अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें अपने अंदर खींचने लगी। वो अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल करने लगी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ देर के लिए और इसका गला दबाता तो इसकी जान निकल जानी थी। चाहता तो तुम्हारी जान ले लेता, मगर तुम्हारी ये सज़ा बहुत कम है। जिंदा रहकर तड़पो, तनहा यही सज़ा है तुम्हारी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। इस समय मैं सिर्फ जैगन खान से बदला लेना चाहती थी। मेरा शिकार इसके बेटे थे। बड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। इस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ा, और इस छोटी की वापसी का इंतजार करना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस घर में घुसकर इन सब का एतमाद जीतने के लिए मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। मानती हूँ, इस शतरंज के खेल में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर कब यह ऐश डारा तुम्हें अपना दिल दे बैठी, मुझे खुद भी खबर नहीं हुई। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ जामिन, और तुम मेरे। सच कहा है किसी ने, गैरों से नहीं अपनों से डरो। तो गैरों तो खुलम खुला दुश्मनी निभाते हैं, मगर अपना बना के कब पीठ में मार के एतमाद तोड़ कर आपको मुंह के बल गिरा दे, कुछ खबर नहीं।
ज़ामिन तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुल्तजाई अंदाज में बोली। किसी के एतमाद को तोड़ कर इसके सच्चे प्यार को पैरों तले रौंद कर तुम्हें वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, मगर ये बात ये याद रखना, ताउम्र रूह के सुकून को तड़पोगी तुम। वो तल्खी से गोया हुआ। ज़ामिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, वो सब मैंने अपनी माँ का बदला लेने के लिए किया था, मगर इस सब में तुम्हें मैंने कभी कोई नुकसान पहुँचाया ना और ना पहुँचा सकती हूँ। वो तड़प कर इसकी तरफ बढ़ी। बस वहीं रुक जाओ। ज़ामिन ने हाथ उठाकर इसे वहीं रुकने का इशारा दिया। मगर ज़ामिन तुम जैसी मुनाफिक धोखेबाज लड़की को मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। एतमाद एक शीशे की मानद है, एक बार टूट जाए तो कभी जोड़ा नहीं करता। कभी किसी शीशे घर को बिखरी खिड़कियां जोड़ते देखा है? बताओ। भरोसा तोड़ने वाले की मेरी नज़र में यही सज़ा है कि इसे हमेशा के लिए सिले में खामोशी दे दी जाए। और तुम क्या समझते हो, मेरी फैमिली के दुश्मन को मैं अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगा? एक धोखेबाज लड़की को अपनी अजीज़ फैमिली पर तरजीह दूँ? ऐसा कभी सोचना भी बंद। आई बात समझ में, सड़ो अकेली। वो इसे तनफ़ुर ज़्यादा नज़रों से देखकर लम्हे लम्हे ढक भर तो बाहर निकल गया। ऐश शिकस्ता होकर तई दामा वहीं चेयर पर ढह सी गई। इसने करब से आंखें मींच ली। मम्मा। इसकी प्यारी सी आवाज़ ऐश के कानों में सुनाई दी तो उसने आंखें खोलकर माजी की यादों से पीछे छुड़वा दिया। इधर आओ मोमिन, ये देखो तुम्हारे लिए नूडल्स बनवाए हैं। मम्मा मुझे नूडल्स नहीं चाहिए, मैंने नगेट्स खाने हैं, वो मुंह बनाकर बोला। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा इस दिन के बारे में सोच रहा था जब सर्वो मैडम जी का एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में। मुलाजमा ने ज़ामिन को फ़ोन पर बताया। वो कभी भी इस फ़ोन पर कॉल पर ना जाता, मगर ये सोचकर इसने जाने का फैसला कर, क्योंकि इसके वालिद का 2 माह पहले इंतकाल हो चुका था। वह एक पल में फैसला लेते हुए तेज़-तेज़ कदमों से चलते हुए अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हर तरफ अफरा-तफरी का आलम था। ज़ामिन पिछले 1 घंटे से अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, आप जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करें। मज़ीद ताख़ीर माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरे में डाल सकती है। क्या बच्चा? कुछ देर के लिए तवक़्फ़े के बाद वो बोला, सिस्टर प्लीज़ आप उन्हें ब्लड लगाएं, मैं सारे ड्यूज़ अदा कर दूँगा। जी ठीक है। आई एम सो सॉरी सर, मगर ओ नेगेटिव ग्रुप बहुत कम मुयसर होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी ओ लेवल नहीं है, इसलिए आपको खुद अरेंज करना होगा, जल्द प्लीज़। सिस्टर नरम लहजे में कहती हुई चली गई तो ज़ामिन ने ब्लड का अरेंज किया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि इसे बेटा हुआ है। पेशेंट की तबीयत अब पहले से बेहतर है, मगर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। वो वक्त गुरूब आफ्ताब का था। सूरज हर दिन की तरह इस वक्त भी हर सू फैली सुनहरी किरणों को अपने परों में समेटे मंजिल की तरफ रवां दवां था। वो अस्पताल के बाहर खुले मैदान में संगी बेंच पर बैठा, दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाए, बाजू पीछे की जानिब मोड़कर एक हाथ की मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए, आसमान पर मौजूद सूरज की आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा बनी आंखें गाड़े कुछ देर कबल रोनमा होने वाले वाक़े को सोच रहा था। ऐसी आग जिसमें ऐश डार के इस वजूद को जलाकर भस्म कर देना चाहता था, मगर अब वो इसके बच्चे की माँ बन चुकी थी। दिल थोड़ा नरमी बरतने का ख्वाहां था, मगर इसका धोखा ज़हन में आते ही इसे फिर से अपना तन मन झुलसता हुआ महसूस होने लगा। इसने हॉस्पिटल का बिल अदा किया, फिर नर्सरी में मौजूद अपने नवमौलूद बच्चे को उठाकर प्यार करते हुए बाहर निकल गया। ऐश के घर से इसके मुलाजमों को इसके पास हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से चला गया, मगर ऐश ने इसे एक बार भी नहीं मिला। उन्होंने हवेली में कदम रखा तो सब लोग वीकेंड होने के बाद घर में मौजूद थे। उन्हें अचानक सामने देखकर पहले तो सब हैरत ज़दा हो गए, फिर खुशी की लहर पूरे घर में दौड़ गई। इतने सालों बाद इन्हें सामने देखकर घर में हलचल मची। सब एक दूसरे से खुश दिली से मिले। जोनाश और जैकिन की आंखें नम थी। अपने बेटे को देखकर वो आज भी अपने पूरे जाओ जलाल से उनके सामने खड़ा था। पूरे खानदान में इस जैसा कोई नहीं था। कैसे हो बेस्ट बडी? ज़ामिन ने आगे बढ़कर शेर ज़मानी गले लगाते हुए कहा। परफेक्ट, तुम सुनाओ फैमिली किधर है? शेर ज़मानी ने नजरें घुमाकर देखा, जब किसी को ना पाया तो सवाल पूछा। वो अपने दूसरे घर है, शाम तक आ जाएगी, जैगन ने इसे जवाब दिया। ज़ामिन ने हैरान कुन नज़रों से जैगन को देखा, जिन्होंने इसे आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा दिया। फिर ज़ियान शेर ज़मानी गले लगा तो हल्के फुल्के अंदाज में रस्मी सलाम दुआ हुई। ज़रियार, बरीरा और ज़ियान एक ही सोफे पर बैठे थे। ज़रियार की गोद में आयत थी, जबकि बरीरा की गोद में ज़ियान का बेटा आयान था। शरियार हाउस में ही की वापसी की खबर मिली तो वो सभी मिलकर हवेली पहुंच गए। अब हवेली में चारों तरफ खुशियों भरा माहौल था। यंग पार्टी सब अपने बीते दिनों की रोदाद एक दूसरे को सुना रहे थे, जबकि बच्चों ने तो आपस में खेलते हुए सारा घर सर पर उठा रखा था। कोई आपस में खेल रहा था तो कोई एक दूसरे को मार रहा था। ये बात कहना ठीक होगा कि आज हवेली चिड़िया घर का मंजर पेश कर रही थी। ये एक बेसमेंट का मंजर था, जहाँ हर सू रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। तेज बेहंगम आवाज में म्यूजिक चल रहा था। अधबढ़ना लिबास में मौजूद हसीनाएं अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थीं। कुर्सी पर दो कद आदमी बैठे ताश खेलने का काम सरअंजाम दे रहे थे। कुछ लोग सिरकेट में पाउडर भरे उन्हें साथ साथ मुंह में दबा रहे थे। बेसमेंट के ऐन वस्त में वो देवविकल वजूद जो स्याह फाम की तरह दिखाई देता, स्याह लिबास में मौजूद गले में सोने की चैन डाले, मुंह पर सिगार दबाए, धुएं के गोल गोल मरगुले हवा में छोड़ रहा था। वही निशान इसके जिसकी कलाई पर स्कार पेन किंग का निशान था, वही निशान इसके हर आदमी की कलाई पर भी मौजूद था। बॉस, वो आ गया जिसका हमें इंतजार था, और खासकर मुझे। मेरे साथ इसने जो किया, अब वक्त आ गया इसे अपना बदला चुकाने का। उमर अफंदी अपनी एक बंद आंख पर हाथ रखकर बोला, जहां भी काली पट्टी बंदी थी वह एक आंख से नाबीना हो चुका था। इससे बदला लेने का वक्त आन पहुंचा है। वो तो मस्खराना अंदाज में बोला।
बॉस यही है वो मखबर जो हमारी खबरें पुलिस को देता था। स्कार पेन किंग के खास आदमी ने इस लड़की को किंग के पाँव में फेंकते हुए कहा, बंद करो ये सब। माहौल में एकदम खामोशी छा गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। वो लड़का भी बेदम होकर फर्श पर गिरा पड़ा था। वहाँ मौजूद सबकी नजर इस लड़के के वजूद पर टिकी हुई थी। न जाने किंग इसे क्या सजा देने वाला था। किंग ने इस लड़के को खून आशाम निगाहों से घूरा। किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मकरू कहका लगाकर हंस दिया, जबकि वो लड़का दर्द की शिद्दत से अपने सीने पर हाथ रख के दर्द से करा रहा था। अमर अफंदी जो स्कारपेन किंग का खास आदमी था, घसीट कर मेज के पास रुकी एक कुर्सी उठा ला और किंग के सामने रख बैठ गया। इसने हमारा बहुत सा माल पकड़वाया था, हमारे बहुत से लोगों की जान ली। किंग पूरी शान से एक टांग दूसरी टांग पर रखे सोफे पर विराजमान था। किंग की डिक्शनरी में धोखा देने वालों का अंजाम बहुत बुरा है, इसकी गंभीर आवाज गूंजी। वो तंद निगाहों से इसे घूरते हुए चिंगाड़ा और इस लड़के के सर पे बाल मुट्ठी में जकड़े झटके से छोड़कर बोला। इस लड़की की आंखें हैरत से फटने वाली होगी। मामा मुझे माफ कर दें। स्कारपेन किंग की आंखों की चमक में इजाफा हुआ। वो गर्दन पीछे को कराए मगर मकरू कहका लगाकर हंस पड़ा, जब इस लड़की का चेहरा लटकी मराठी की मानद सफेद हो रहा था। तभी वहां ठाक की आवाज गूंजी, उस लड़की की नम आंखें हमेशा के लिए साकित होगी। जाओ इसकी कमजोरी को उठा लो, घुटनों के बल गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। इसने बारो बवास में हुक्म जारी किया। डिनर के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय जैगन के। जोनाश ने सबसे जैगन के बारे में पूछा, मगर सबको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सब कंधे उचकाकर रह गए। जन्नत, मन्नत और जाहिर तीनों मिलकर डाइनिंग पर खाने की लवाजमात सुन रही थी। तभी दरवाजे के एंट्रेंस से पहले जैगन दाखिल हुआ और इसके पीछे ऐश और मोमिन भी। जामिन इसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर सर तासरात थे ऐश को वहां आते देखकर। जामिन, ऐश को मैं यहाँ लाया हूँ और मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपने बेटी की खातिर इसे माफ कर दो, जबकि मैं इसे माफ कर चुका हूँ। ऐश ने दूसरे ही दिन कागजात मुझे लौटा दिए थे, तो बात ही खत्म हो गई। तुम भी इसको बात को वहीं खत्म कर दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब। आज घर में सब मौजूद थे सिवाय ऐश और मोमिन के। इनके आने से हमारा घर मुकम्मल हो गया। मेरी बात का भी मान नहीं रखोगे? उन्होंने जामिन की तरफ देखकर मान भरे अंदाज में पूछा। जामिन ने जबड़े सख्ती से भींच रखे थे, पेशानी की रगें फूली हुई थी, मगर जैगन की बात सुनकर यकलक दरश्तगी पुरसकून अंदाज में बदल गई। ठीक है बड़े पापा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, इसने मुअद्दब अंदाज में कहा। तो ऐश सबसे पहले जरशाल और जमारे के पास गई और उनसे माफी मांगते हुए उनके गले लगी। ऐश ने एक नज़र जामिन पर डाली, मगर जामिन ने रुख फेर लिया और मोमिन को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगा। सब ने मिलकर एक पुरतकल्लुफ़ डिनर किया। दोपहर को ऑफिस से लंच टाइम पर इब्तिसाम घर आया और आकर मन्नत को पिक करते हुए बच्चों के लिए शॉपिंग पर ले गया। मौसम बदल रहा था, इस हिसाब से इसने इन दोनों ने अपने बेटे एहतशाम और वानिया के लिए शॉपिंग की। इब्तिसाम ने मन्नत को भी ढेरों नई शॉपिंग करवाई। दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार बाइक ने मन्नत को कुचल कर गुजर जाना चाहा, मगर मन्नत की किस्मत अच्छी थी कि इब्तिसाम ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इसे फ़ौरन अपनी तरफ खींचा। वो किसी खतरनाक हादसे का शिकार होने से बच गई। इब्तिसाम की सांस में सांस आई। दोनों शाम को लद्दे पद्दे घर लौटे। एहतशाम और वानिया दोनों जायशा के पास थे। रास्ते में ड्राइवर के करते हुए इब्तिसाम को मुसलसल किसी सोच में गुम देखकर मन्नत ने इसे थोड़ी बहुत बात की, मगर आगे से इसने मुख्तसर जवाब दिया तो वो खुद भी खामोश हो गई। डिनर के बाद दोनों बच्चों को सुलाया। आधी रात को प्यास से मन्नत की आंख खुली तो उठकर पानी पीने के बाद अभी लेटने ही लगी थी कि इब्तिसाम कमरे में और अपनी जगह पर नजर नहीं आया। मन्नत हैरान हुई और अपनी मंदी मंदी आंखें मसलते हुए बेड से दोबारा उठी थी। वो रूम से निकलने का सोच ही रही थी कि इसे बालकनी से सिगरेट की स्मेल आई। इसने अपने कदम इस तरफ मोड़ लिए। वहां जाकर मन्नत ने देखा इब्तिसाम वहां खामोश से खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। इब्तिसाम मन्नत के पुकारने पर इब्तिसाम सिगरेट नीचे गिराकर पैरों से मसलते हुए गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। क्या हुआ? वो नम लहजे में पूछने लगी। वह बेसाख्ता इस पर झुकते हुए इसकी आंखों को चूम गया। मन्नत ने हया से समझती इसकी इनायत पर। एक बात पूछूं? अगर मुझे कुछ हुआ, इसने धीमी आवाज में मन्नत का चेहरा हाथों में थामते हुए पूछा। अगर मुझे कुछ हुआ या मैं नहीं रहा तो? इब्तिसाम, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं आपको तड़प ही तो गई। बेखबर लड़की ने तो सिर्फ सुशियां ही देखी थी अपनी जिंदगी में। मिसेस, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते देखकर इब्तिसाम ने जल्दी से हल्के फुल्के लहजे में कहा। यूं भी ना पूछे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सुनना भी। मैंने तुमसे दूर होने का ख्याल ही सुहाने रूह है। तुमसे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे दिल पर अपना तसल्लुत जमा लिया। ये सोचता हूँ अगर मैं ना हरा तो तुम क्या करोगी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो खफकी से चेहरा फेर गई। अच्छा सॉरी, नहीं बोलूँगा आइंदा, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर मन्नत ने एक नज़र से देखकर इब्तिसाम से दूर होती हुई वापस रूम में जाने लगी। पर बालकनी के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी रही। इब्तिसाम यूं गर्दन मोड़े इसकी पुश्त को देख रहा था। अचानक वो पलटी, फिर चंद कदम उठाकर वापस इसके करीब आई और खुशफर्दी के अंदाज में सिगरेट अपने बाजू बांध ली। इब्तिसाम इसके अंदाज पर जी जान से मुस्कुराया, फिर इसे खुद से अलग किए हसीन चेहरे को देखा। तमाम फासले समेट कर इसके लबों पर अपने लब रख किया। वरना जो हैरत की मूरत बनी इसके अनोखे अमल को देख रही थी, अब आंखें बंद किए इसके नम लम्स को महसूस करने लगी। अगले ही लम्हे सामने इसके नाजुक कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू हायल कर दी, उसकी बाहों में पड़कर अंदर ले गया, जहाँ इनके दोनों बच्चे महवे इस्तराहत थे। वो दोनों आज एक दूसरे के हमराही में मुतमईन और खुश थे। इनकी ज़िंदगी पुरसुकून और मुकम्मल थी। चांद तारे भी इनकी ज़िंदगी में दायमी खुशियों के दुआगो थे। वो वॉशरूम से निकला, अपने गीले हेयर कट में उंगलियां चलाते हुए कबर्ड का खुफिया दरवाज़ा खोला, जहाँ इसने
जहाँ इसने यूएसबी सेव की थी। स्कार पेंटिंग के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात मौजूद थी इसमें। गुस्से के आलम में वो कबर्ड का दरवाज़ा पटक के ज़ोरदार ऊंची आवाज़ से ऐश डर के आँख खोली। वो टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वॉलेट में जेब में डालते हुए बाहर निकलने ही लगा था। कहाँ जा रहे हो? हटो सामने से, इसकी तरफ देखे बगैर कहा था। नहीं हटूंगी, इसने हठधर्मी दिखाई थी। हटो, गुस्से से कहते हुए सामने से धक्का देते हुए कदम बाहर की जाने बढ़ाए थे। क्या चाहिए? ऐश ने सामने की कलाई पकड़कर इसे जाने से रोकते हुए कहा। इधर कबर्ड में मेरी एक ज़रूरी यूएसबी पड़ी थी, वो भी वहाँ नहीं है। मुझे क्या पड़ी तुम्हारी चीज़ों से छेड़खानी करने की? ऐ सच बताओ मुझे, वरना वो धमकी अमेज़ अंदाज में उँगली उठाकर बोला। देखो दिल, सच में मुझे बता। चिट्ठियाँ कल आई हैं वे, ओ बेबी मेरी चिट्ठियाँ कल आई हैं वे, तेरे हिस्से आई हैं ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आई हैं। मन जावे ओ मैनू शॉपिंग करा दे, रिक्वेस्टां पाई हैं वे। मुजामिन के आगे अपनी सफ़ेद बाजुओं को लहराकर बोली। आखिर में दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और मासूमियत से आंखें पटपटाकर इसे माफ़ी मांगने लगी। मान जाओ ना प्लीज़, रिक्वेस्ट यू। वो इसके गले लग गई। मैं इम्तिहान लेना चाहती हूँ मेरा। मेरे इतने करीब आकर वो इसकी इतनी कुर्बत से ही मुँह पर गया था। ऐश ने इसकी पेशानी के साथ पेशानी जोड़कर जामिन की सांसें अंदर उतारी थी और अब जामिन की हिम्मत खत्म हुई थी। क्या चाहती हो? इसकी कमर में हाथ डालकर खुद से करीब करके इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। माफ़ी, इसने पलकें झुकाकर कहा था। लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें हौले हौले लरस रही थी। ऐश, मेरे पास भी तुम्हारे दस्तखतशुदा पेपर मौजूद थे। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त की, तुम्हारे सड़क पर ला सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। बस तुमने इसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। माफ़ी नामुमकिन है। नहीं, इसने इसके होंठों पर अपने नरम गद्दार हाथ रखे थे। नहीं सामिन, 4 साल की जुदाई की सज़ा दे चुके हो, तो मुझे अब और नहीं सह पाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो सामिन, मैं पागल थी जो तुम्हारी सारी सच्चाई जाने बिना ऐसे कर गई। मुझे खुद से दूर मत करो प्लीज़। सामिन, इन 4 सालों में दिल की धड़कनों ने तुम्हारे नाम की तस्बीह किया। क्या तुम अपनी इस गैंगस्टर बीवी को माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ एक बार। इसने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा और बस इसकी आंखों से गिरते हुए आंसू देखकर जामिन की सारी नाराज़गी खत्म हुई थी। इसने इसकी बाहों में उठाया, बेड पर लाकर आराम से बिठाया। तुम्हारे बिना मैंने भी बहुत अजियत काटी है, पल पल मरा हूँ मैं। चलो अब यूएसबी वापस करो, नहीं तो खुद निकाल लूँगा। तुम नहीं निकाल सकते, ऐसी जगह पर वो है। जामिन दी ग्रेड की पहुंच से कोई चीज़ भी दूर नहीं। वो कहती है जामिन के वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस तरह जामिन दी ग्रेड के हाथ भी बहुत लंबे हैं, कहीं भी पहुंच जाएंगे। इसने ऐश के फिराक को आने से सिखाया। ओह माय फेवरेट कलर ब्लैक। वो इसे गले से झांककर शरारत से मुस्कुराया। बस शुरू हो गया तुम्हारा छिछोरपन। उसे धक्का देकर बोली। खुद ही निकाल लो फिर, या यूएसपी दे रही हो? इसे आंख में की शरारत से बोला। ऐश यकटक इसे देखेगी। कितनी देर बाद इसकी प्यासी आंखों ने यह मंजर देखा था। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जामिन ने झुककर इसके चेहरे के हर नक्श को अपने लबों से छुआ और वो बेआवाज़ आंसू से इसके हर लम्स को खुद में तहलील होता देख रही थी। जामिन इससे पहले कि वो कुछ कहती इसकी सांसों को अपने कब्जे में ले चुका था। कितनी देर वो इसकी सांसों को गुम किए रहा। वो इसको पीछे करने की मज़ामत कर रही थी, मगर वो अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाह रहा था। अचानक ऐश की मज़ामत ढीली पड़ गई। इसने इसकी गैर होती हालत के बायस इसके होंठों को अपने होंठों से निजात दी। आज मैं किसी भी ना सुनने के मूड में नहीं हूँ, इसने इसके नाजुक सरापे पर तसल्लुत जमाते हुए कहा। नहीं जामिन, मैं देती हूँ प्लीज़, मैं ले लूँगा गैंगस्टर, मैं कह रही हूँ ना, मैं ले रहा हूँ। इसके नाना करते हुए भी जामिन ने अपना काम कर दिखाया और महफूज जगह से यूएसबी निकाल ली। ऐश की इसकी हिम्मत पर हक तक रह गई। आज तुमने खुद मेरे पास आकर मेरे सोए हुए जज्बात को जगाया। अब भुगतना पड़ेगा सारी रात मेरी शिद्दतों को, जिन पर मैंने 4 साल से पहरे बिठाए। और मेरा बेटा बहुत समझदार है, आराम से सो रहा है, अपने मॉम डैड को तन्हा वक्त गुजारने का मौका दिए। इसकी फिक्र मत करो, कहते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर सोफे पर फेंकी और इसकी करवट के बल करते हुए उसकी फ्रॉक की जिप खोली। इसे इसकी शिद्दतों से खौफ आया था, मगर क्या करती, इसकी नाराज़गी भी तो खुद ही खत्म की थी। अब इस जामिन दी ग्रेड की शिद्दतों को भी बर्दाश्त करना पड़ता। वो खुली आंखों से जामिन की आंखों में देखने लगी, जिसमें अब अलग ही सैर दिखाई दे रहा था। ऐश मुतमईन सी होकर आंखें मूंद गई। रात की खामोशी में दोनों के जज्बात का तलातम भरपा हुआ था, जो अन इन दोनों के खूबसूरत मिलन पर शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गया। जायशा, बस भी करो, और कितने काम रह गए? मुझे लाकर बोला, बाकी की सुबह निपटा लेना। बस हो गया। वह ज़ैफ़ा और मनसा की पेशानी पर प्यारा भरोसा देते हुए अपने बिस्तर तक आई। अव्वल तो ये दोनों वक्त से सोते नहीं, और अगर सो जाएं तो आपके काम ही ख़त्म नहीं होते। और वो जो आप रोज़ रात को लेट घर आते हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है? कभी बेवक्त फ़्लाइट पर चले जाते हैं, मैं भी तो इंतज़ार करती हूँ। इसी का बदला है जो जायशा मुस्कुरा कर बोली। अच्छा जी, अब आप हमसे बदले लेंगी? वो जायशा की कलाई पकड़कर अब इसे अपने हिसार में लेते हुए पूछने लगा। जायशा घनी पल के बाद हया से झुकी हुई लरसने लगी। कहाँ से सीखे हैं ये कातिल अदाएँ? राशि ने पल भर के लिए हैरत से पलक उठाकर फिर वापस नजरें झुका ली। वो मैं सोच रहा था कि मंसर को एक बहन की ज़रूरत है और हज़ैफ़ा को एक भाई की, तो क्यों ना इन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दें। हसाम प्लीज़ ज़्यादा बातें मत बनाएं, और दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। पहले मुझे सारा दिन बहुत तंग करते हैं। वो मज़ीद उनके बारे में सोचने कभी नहीं। वो इसकी गिरफ्त से अपना आप छुड़वाने के लिए पर तोड़ने लगी। इस गिरफ्त से न फरार नामुमकिन है जायशा। वो इसे मज़ीद किए बोला। नहीं हिसाम, ट्विंस की ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके कान के करीब चेहरा लेकर जाग कर कहती है, इसके कान के लोग को दांतों तलक दबा गया। हसाम की मनमानियाँ अरूज पर थी। जायशा ने अपना आप इसके हवाले कर दिया। भला इतने प्यार से समेटने वाले को कौन इनकार कर सकता था? इन 4 सालों में हसाम ने जायशा को बेइंतहा मोहब्बत दी थी कि इसका दामन तंग पड़ने लगा था, इसकी बेपनाह मोहब्बत को समेटते हुए।
सुने ना, आज आपके लिए मैं खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी। माय लिटिल वाइफ, मेरा पेट खराब करने का कोई इरादा नहीं है ये क्या, मेरे बनाए हुए खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो पहले मम्मा से खाना बनाना सीख लो, फिर मेरे पेट पर ऐसा तजर्बा करना। मैंने आज मम्मा से बिरयानी बनाना सीखूंगी, फिर रात में वही आप खाना। लिटिल वाइफ, पहले एक एग बॉयल करना तो सीख लें। ये बिरयानी बनाना तो दूर की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फोड़ हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? अब आप पर ये घर के काम करना सूट नहीं करते, सिर्फ एक काम करना अच्छा लगता है। वो कौन सा? मुझसे प्यार करने का। इसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर नरमी से बोला, मैं नहीं बोलती आप जब भी। आपने मुझे कितनी बातें सुनाई। आपको याद है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी है। इस हालत में 7 मंथ है, हमारी लिटिल प्रिंसेस आने वाली है, जो कि बिल्कुल मेरी लिटिल वाइफ की तरह होंगी, और इसके लिए आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैंने मम्मा से रात में बात की थी, वो सुबह यहाँ की बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगी, मगर मुझे आपके साथ जाना है। ये दरअसल आज मुझे शाइमन से मिलने इस्लामाबाद जाना है, इसने वहाँ की कंपनी को संभाल रखे है। वो दुआ है वहीं रहते हैं अपनी बेटी के साथ। एक तो उसकी कंपनी में कोई मसला चल रहा है, उसे भी सूट आउट करना है, फिर वापसी पर उन्हें अपने साथ ले आऊँगा, सब आपस में मिल लेंगे। चलिए ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। मेरी लिटिल वाइफ भी बहुत समझदार हो गई है, सब बहुत जल्दी समझ जाती है। जमान जी, अब आपकी लिटिल वाइफ भी बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। शेर जमान को इसकी मासूमियत सी सूरत पर प्यार है, तो इसने हीर की गाल पर अपने लब रखे। शेर जमान इसकी रजामंदी देकर अपनी शर्तें बढ़ा दें। अब इसकी लम्हीर की सराइता गर्दन पर सफ़र करते। डैड, आप मम्मा से इतना प्यार क्यों करते हैं? कभी हमसे भी कर लिया करें। आर्यान ने चेहरे से कंफर्टर हटाकर इनके रोमांस में खलल डाला। ओए नमूने, तुम तो सोए हुए थे। शेर जमान हीर से पीछे होते हुए ब्रोच खाकर इससे तीखे लहजे में गोया हो। डैड, हम तो अभी भी सोए हुए हैं। इन तीनों ने शेर जमान गुस्से में देखकर वापस मुँह पर कंफर्टर ओढ़ा। शेर जमान मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, और इन तीनों की खबर लेते हुए इनके पास आई। हीर को आते देखकर वो तीनों बिस्तर फैलाते हुए नीचे उतरे, और हीर को चकमा दी हुई तेजी से 9-2-11 हो गए। शेर जमान तैयार हुए घर से निकला तो नाश और हीर भी इसके साथ भी बाहर निकली। माम, आप दोनों ड्राइवर के साथ चली जाएं, मैं दूसरी गाड़ी में इस्लामाबाद के लिए निकलता हूँ। आप अपना और हीर का बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी बात हो मुझे फ़ौरन कॉल करिएगा। आपके पास तो फ़ोन तो है ना? हाँ बेटा, मेरे पास फ़ोन है, जुनाश ने सरस बात में हिला कर कहा। न जाने दिल में क्या है कि वो जुनाश के गले लगते हुए उनकी पेशानी पर बोसा देते हुए पीछे हुआ। जुनाश इसका यूं मोहब्बत भरा अंदाज देखकर परेशान हुई। शेर बेटा, हम कल तक मिलेंगे, तो फिर ऐसा क्यों? शेर जमान ने हीर का गाल थपथपाकर इसके दिलकश नोकोश को तपश के नज़रों से देखते हुए लाफिज कहा। आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए प्राडो में बैठते हुए इसे सन से भगाकर ले गया। फिर वो दोनों हॉस्पिटल रवाना होगी। डॉक्टर ने इसका अल्ट्रासाउंड किया, फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे मेडिसिन में कुछ विटामिन लेकर दिए, डाइट चार्ट दिया और अपना खास ख्याल रखने की ताकीद की। जैसे ही वो दोनों चेकअप करवाने के बाद अस्पताल में से बाहर निकली, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इनके करीब आ रुकी, जिसके पहियों की चटचटाहट की आवाज़ सुनकर वो दोनों 2 कदम पीछे हुए। इस गाड़ी में से कुछ देर व्हीकल लंबे चौड़े वजूद को देखकर वो दोनों हैरान हुई। इन लोगों के हाथों में गन देखकर हीरो और जुनाश दोनों की आवाज़ सलब हुए। वो लोग शक्ल से देखने में ही शातिर और गुंडे टाइप लग रहे थे। हीरो और जुनाश ने उन्हें देखकर आपस में एक दूसरे के साथ निगाहों का तबादला किया। इसी में इनमें से एक ने फुर्ती से आगे बढ़कर हीर के मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रखा और इसे अपने काबू पर कर लिया। हीर इसकी मजबूत गिरफ्त में छिटपिटाने लगी और अपने बचाव के लिए हाथ पांव जोर जोर से मारने लगी। छोड़ दो मेरी बच्ची को, जुनाश ने तेज आवाज में कहा। जुनाश ने इसको बचाने के लिए हीर की कलाई पकड़ी, मगर इनमें से एक आदमी ने जुनाश के बाजू में गोली चलाई। दफ्तन इसके हाथ से दर्द की शिद्दत के बाद हीर की कलाई छूटी। जल्दी क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखाया और हीर होशो आवाज से बेगाना होगी। इसका सर ढलक कर एक जानिब ढह गया। इन 2 आदमियों ने हीर को घसीट कर गाड़ी में डाला। ड्राइवर फौरन गाड़ी से निकलकर इनके पास पहुंचा। तब तक वो गाड़ी हीरो को अपने साथ लिए जा चुकी थी। जुनाश ने तड़पते हुए आंसू भरी निगाहों से दूर जाती हुई गाड़ी की सिम देखा। हीर। ड्राइवर ने जुनाश की गिरफ्तारी के करते लठियों के माने सफेद चेहरे को देखा, जो घुटनों के बल जमीन पर गिर चुकी थी। इसको तो हाथ पांव फूलने लगे। ज़िया ने अपनी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्कारपिन के खिलाफ ऑपरेशन किया। स्मगल होने वाली टनों के हिसाब से निशात को जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तक ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, ये निशात कैसे पहुंचती हैं? इन सब के पीछे पिछले 20 साल से इसी का हाथ था। इसी की वजह से हर साल 70,000 अफराद दहशतगर्दी, जबकि इससे 4 गुना ज़्यादा अफराद हर साल मंशियात के इस्तेमाल की बाइस अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तकरीबन हर साल 2.5 लाख बंदा इस जहर की वजह से मर रहा है। उसके पीछे स्कारपिन किंग का हाथ था। आज जब ज़ियान ने अपनी टीम के साथ मिलकर भारी मिकदार में इसका सामान जब्त किया, तो जवाबन स्कारपिन किंग के आदमियों ने इन पर फायर खोल दी। अभी फायरिंग की वजह से इसके आदमी भी शदीद जख्मी हुए थे, मगर मुकाबले में ज़ियान को भी फायर लगा। इस अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था। ज़ियान खान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो इस वक्त शदीद जख्मी था, इसका काफ़ी खून बह गया था। जन्नत जरशाल और ज़मारे को जब खबर मिली तो उनके दिल भी धक से रह गए। ज़ियान को गोली लगना और ज़ियार की तबीयत अचानक बिगड़ जाना खान फैमिली पर तो क़यामत टूटने जैसा था।
जामिन सबको लेकर अस्पताल रवाना हुआ। रास्ते में से जो कॉल आई तो वो इसके पैरों तले ज़मीन निकली। ड्राइवर ने इसे बताया कि जुनाश को हॉस्पिटल ले गए और हीर को कुछ लोग अगवा के ले गए हैं। जामिन तो चारों तरफ परेशानी से घिर चुका था। अस्पताल की फिजा में एक पुरसरारी से सुकून छाया था। खानदान के सब लोग वहाँ मौजूद थे और खामोश तमाशाई बने बैठे थे। जान का ऑपरेट किया, इसके वजूद में बेहोश गोली निकाल ली गई थी। जन्नत इसकी हालत के बारे में सोच सोच कर बार बार होश खो रही थी। पट्टी में जगड़ी जान की एक झलक बरीरा को अंदर तक चलनी कर गई। हेलो शेर जमान, कहाँ हो? इस्लामाबाद के रास्ते में बस पहुंचने वाला हूँ। शेर जहाँ भी वापस लौटा हो। क्या हुआ जामिन, सब ठीक तो है? शेर, बड़ी मामा को बाजू पर गोली लगी है मगर वो अब ठीक है। जान भी हॉस्पिटल में। स्कार्फ पहन के आदमियों ने इसे जख्मी किया। मगर मगर क्या जामिन? जामिन मामा को गोली कैसे लगी? और हीर ठीक है ना? ना ना नहीं शेर, हीर को क्या? जामिन जल्दी बताओ। बड़ी मामा ने बताया कि वो जो लोग हीर को अपने साथ ले गए, इनकी कलाई पर एसके का निशान था। इसने बताया। जामिन, तुम जल्दी से जान से पूछो स्कार पेंटिंग की लास्ट लोकेशन। शेर, तुम अपनी टीम से पूछो। जामिन, वो आज से 4 साल पहले ही वो टीम खत्म कर चुका हूँ। मैं पूछता हूँ, कहते ही वो वार्ड से निकल हुआ जहाँ कुछ देर पहले ही जैन को मुंतकिल किया गया था। जामिन नीम बेहोशी की हालत में जैन से लास्ट लोकेशन पूछकर शेर को सेंड की। जैन की आंख खुली तो उसने जन्नत और बरीरा को अपने सामने रोते हुए पाया था। जैन, मेरे बच्चे तुम ठीक हो? वो दरमियानी फासला दूर करती हुई इसके पास आई, नम आंखें लिए अपने बेटे को देख रही थी। जैन ने हल्के से इस्पात में लाया तो बरीरा मुतमईन हुई। जन्नत ने अपनी सुर्खी आंखों से देखा, वो जिंदा सलामत इसके सामने था। बरीरा जन्नत की हालत के पेश नज़र थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकल गई तो जन्नत चलकर इसके करीब आई, रोते हुए इसके सीने पर सर रखा। वो तारों की तार रोने लगी। जैन का सीना भीगने लगा। जैन, में मर जाती अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो। जज्बाती तुम इकरार मोहब्बत कर गई। काश ये गोली मुझे पहले लग गई होती और ये ज़ात मोहब्बत पहले सुन पाता, वो तो मौत भी आसान हो जाती। वो बहुत मुश्किल बोल पाया था। जिस्म पर जगह जगह जख्म थे और इनकी तकलीफ भी बहुत गहरी थी। जन्नत, तुम्हें पाकर मुझे सरोए ज़मीन पर ही जन्नत मिल गई, वाला में जज्ब से बोला। जन्नत ने सर उठाकर भीगी नजरों से इसे देखा। शहरयार की सारी फैमिली भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। जरियार की तबीयत अब ठीक हो गई थी। जान को सही सलामत देखकर जुनाश को भी होश आ चुका था मगर वो अभी भी हीर के खो जाने की सदमे के जेर असर थी। शेर जमान, कहाँ हो तुम? इम्तिसाम जब हॉस्पिटल आया और इसे जामिन सारी सिचुएशन का पता चला तो इसने शेर जमान को कॉल करके पूछा, मैं हीर को ढूंढने जा रहा हूँ। शेर जमान, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। एक बार पहले भी हीर मेरी वजह से तुमने हीर को बचाया था। इन लोगों से दूर रखने के लिए तुमने इसकी हिफाजत में रखा मगर इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ सबको संभालो, मैं हीर को ढूंढ लूँगा। इधर दो मुझे फ़ोन। जामिन ने इब्तिसाम के हाथ से फ़ोन खींचा। शेर, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इब्तिसाम, तुम और हसाम यहाँ का सबको संभालो, शैमन भी पहुँच जाएगा। मैं कुछ देर तक मैंने इसे इत्तला कर दी है, मैं शेर के पीछे जाऊँगा। ठीक है मगर ध्यान से। इब्तिसाम ने जामिन के शाने पर हाथ रखकर कहा। वो कहते ही वहाँ से भागने के अंदाज में बाहर निकला। अपने सिर और आंखों पर एक नामहसूस सब बोझ महसूस हो रहा था। अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके इसने नहायत वक्त से आंखें वाक की। कुछ पल लगे थे इसे माहौल से मानूस हुए लेकिन सब याद आती वो झटके से उठ बैठी। वो खौफजदा निगाहों से किसी सहमी हुई हिरनी की माने इर्द देख रही थी। वो इन पर से नजरें उठाते हुए अपने बाजू पर नजरें टिका गई जहाँ से रस्सियां बांधने की वजह से खराशें पड़ गई थीं। इसे एक रस्सी से बांधा गया था। अभी वो पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि अपने पीछे पड़ने वाले कैकी की आवाज़ पर इसने झटके से पलट कर देखा। कौन हो तुम लोग? आदमी ने कमरे के वस्त में आकर कुर्सी लाकर रखी तो एक बेवकल वजूद वहाँ इस कुर्सी पर आ बैठ गया। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें हमारी कैद में आकर जाने मन? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा एक चीज़ का हिसाब। तुमसे तुम्हारी ज़ात का गरूर ना छीन लिया ना तो कहना किसी से तुम क्या खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। जो मैं तुम्हारा हशर करूँगा इसके बाद तुम्हारा शोर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो शख्स मुतकब्बराना अलगबात से इसे नवाजता कुर्सी से उठता इसकी जानिब पड़ने लगा। मगर मैं तो आपको जानती भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जानती तो जान जाओगी, अभी पूरी रात बाकी है। वो खबासत से हंसा। हीर का सांस बुरी तरह फूलने लगा था। माथे पर पेशानी की ननी ननी सी बूंदें नमदार हुई। देखो मुझे जान दो मेरा बच्चा। वो पेड़ पर हाथ रखे रखे दर्द से कराहने लगी। उमर अफंदी ने इसकी हालत पर अब गौर किया था। इसने करीब रखी हुई कुर्सी पर जोरदार लात मारी, फिर हीर की तरफ चारहाना तेवरों से बढ़ा। इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग मटीरियल का सामान मौजूद था जिसमें ईंटें समेत सीमेंट, रेत और बजरी के साथ मुख्तलिफ औजार मौजूद थे। वो दोनों एक साथ सेकंड फ्लोर पर आए। वहाँ बड़े से हाल में कुर्सियां मेज लगे हुए थे। हर टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों दीवार के पीछे छुप गए। एक तरफ 2 राहदारियां थीं जहाँ कमरे थे, सामने सीढ़ियां थी। ये बिल्डिंग अभी जेर तामीर थी। वो निचली मंजिल से सेकंड फ्लोर की छत नजर आई थी। वो दोनों जीन्स और टी शर्ट्स में मुलविस थे, ऊपर जैकेट्स भी थी। जामिन के अंदरूनी पॉकेट में पिस्टल मौजूद थी मगर शेर जमान निहत्था था। इसके पास कोई भी हथियार नहीं था क्योंकि इसने अपनी माँ से वादा कर रखा था किसी को भी जान से न मारने का। जामिन ने एक ऑडियो डिवाइस अपने कान से लगाई और दूसरी शेर जमान को दी। अब इनके कानों में ऑडियो डिवाइस भी थी जिससे वो दूर होने के बावजूद बात कर सकते थे। रेडी? शेर जमान ने से कहा तो उसने सारा इस्पात में हिलाया। ओके चलो।
शेर ज़माने की गर्दन मखसूस नस दबाकर इसे बेहोश कर दिया। इधर ज़ामिन पीछे से आने वाले आदमी को इन पर वार करने के मौके दिए बिना इन पर फायर कर चुका था। इसी गन में साइलेंसर लगा होता जिसकी वजह से फायर की आवाज़ नहीं गूंजी। वो पिस्टल जैकेट के अंदरूनी जेब में डालता अंदर दाखिल हुआ और सामने हाल का जायजा लिया। इससे पहले कि उमर अफंदी हीर के साथ कुछ बुरा करते एक आदमी धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। सर, मुझे लगता है शेर ज़मान यहाँ पहुँच चुका है, इसने बताया तो उमर अफंदी की हालत भी गैर हुई। शेर ज़मान का नाम सुनकर। अकेला है? जी सर, इसके साथ कोई नज़र तो नहीं आ रहा। नहीं, इसके साथ ज़रूर कोई होगा, वो बड़ा होशियार है। पिछली दफ़ा भी हमें लगा था वो अकेला है, लेकिन इसके साथ 2 और लोग थे और इसने मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तुम ऐसा करो, जितने भी आदमी हैं उन्हें इकट्ठा करो और एक ही दफ़ा इसे घेरे में ले लो। मैं और किंग दोनों यहाँ से निकलते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के रास्ते पर। इसे बुलबुल को भी साथ ले जा रहे हैं। इसे काबू करना तुम लोगों का काम है। उमर अफंदी आखिरी लफ्ज़ कहते हुए बासत से हंसा और हीर को घसीटने लगा। एक आदमी ने शेर जमान के पेट में वार करना चाहा, जिसे इसने अपने बाजू पर रोका। शेर ने इसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर रह गया। शेर जमान ने अपने दर पर वार किए और नीचे मौजूद आदमी ने इसका पाँव खींचकर इसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो गिरने के बजाय अपना एक पाँव इस आदमी की गर्दन पर टिका गया। इस आदमी को ये तवक्को नहीं थी कि वह ऐसी अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा। हाथों से वो दूसरों से लड़ रहा था, जबकि पाँव तले इसकी गर्दन दबा रखी थी। वो इसके पाँव के नीचे से बमुश्किल निकला, मगर शेर जमाने से कोई मौका दिए बिना इसकी कमर पर अपनी टांग को बैंड किए घुटने से ऐसा वार किया कि वो कोई हमें अपनी जगह से हिल ना सका। जामिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुका था। शेर जमाने से हीर को ढूंढने के लिए वहां भेजा था और यहाँ खुद सबसे मुकाबला कर रहा था, मगर ऊपर वाला फ्लोर खाली था। जामिन ने सारा तलाश किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो वापस नीचे उतरने लगा। सब लोग हैरान नजरों से देख रहे थे। अगर स्कारपेन किंग का हुक्म न होता तो वो कब के इसे मौत की घाट उतार दी होती एक फायर से, मगर स्कारपेन किंग ने कहा था कि इसकी मौत वो खुद अपने हाथों से लिखेगा। वो इतना ताकतवर था कि मुकाबिल को 1 मिनट में अपने सामने ढेर कर देता है। वो इन लोगों को शिकस्त पर शिकस्त दे रहा था। सामने ने आकर इन पर उन्हें ये हथियार इस्तेमाल करते हुए इन पर फायर खोल दिया। कोई तो जख्मी होकर गिरे और कुछ जान बचाकर इधर उधर भागे। शेर, ऊपर तो सब खाली है। बता किंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। बताता हूँ। वो और किंग और उमर दोनों बेसमेंट में हैं, लेकिन अब वहाँ नहीं, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, इसने कराते हुए कहा। शेर जमान का कॉलर झटक कर छोड़ते हुए वहाँ से बाइक की तरफ कदम बढ़ाए और जामिन ने इसकी तकलीद की। तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा? शेर जमान ने पीछे आते हुए जामिन से पूछा। तेरे प्राइवेट जहाज पर। वो दोनों वो दांत निकाल कर बोला। ये ले शेर जमान, गन रख, आगे जरूरत पड़ेगी। मॉम से वादा कर चुका हूँ किसी को ना मारने की, मगर हीर पताल से भी ढूंढ निकालूंगा इसे। तो प्लेन पर आ, मेरे पीछे आ। शेर जमाना अचानक इसके सामने आते इनका रास्ता रोका। हीर, वापस कर दूं किंग, वरना आज अपने कदमों पर चल कर वापस नहीं जा पाओगे। इसकी सरसराती हुई भारी आवाज़ माहौल में गूंजी तो सब वहीं रुक गए। वो खून आशाम ने गाँव से किंग और उमर अफंदी को घूरते हुए गिरा उठा। और तो तुम आखिर आएगी अपनी मौत को अपने गले से लगाने। स्कारपेन किंग इस्तेज़ाई अंदाज से हंसा। इतनी बदतर मौत दूंगा तुम्हें कि ज़मीन और आसमान भी थर्रा उठेंगे। बहुत बड़े नुकसान किए हैं तुमने हमारे, इन सब का बदला चुकाने का वक्त आन पहुंचा है। उमर अफंदी ने गरूर और घमंड से कहा। आज तेरी बुलबुल भी मेरी हुई, तेरा बच्चा भी गया समझो। वो बेहंगम अंदाज में कहकर लगाते हुए शेर जमान से मुखातिब हुआ। इस वक्त वो हंसता हुआ कोई साइको लग रहा था, जिसके सर पे बस एक ही चीज़ सवार थी कि शेर जमान से बदला लेना। मुझे बचा लें। हीर, जिसकी कलाई उमर अफंदी की गिरफ्त में थी, वो आहिस्ता आवाज़ में शेर जमान को देखकर अपनी अधखुली आंखों से बोली। इसमें चलने और बोलने की मजीद सकत ना थी, क्योंकि जितना वो लोग इसे ऊंची ऊंची नीचे हमार जगह पर घसीट चुके थे, वो हल्कान हो चुकी थी। उमर अफंदी, अगर अपनी ज़िंदगी चाहता तो हीर को छोड़ दे, वरना तेरी ये बाजू तोड़ डालूंगा। मेरी बुलबुल, आई तेरे आशिक की मौत तेरी आंखों के सामने होगी। उमर अफंदी ने हीर को देखते हुए बेहंगम अंदाज में कहकर लगाया। चल, अब तू यहाँ आ ही गया तो स्कारपेन किंग तेरे साथ डील करता है। अपनी बुलबुल को बचा ले और अपनी जान दे दे। क्यों, कैसी रही डील? ठीक है, मुझे मंजूर है। हीर को मेरे पास भेज। शेर जमान ने स्कारपेन किंग से कहा। जामिन प्लेन में मौजूद था। वो प्लेन को इसलिए इस पहाड़ी की चोटी की तरफ आया जहाँ वो सब मौजूद थे। मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? जितने कदम तू चलकर हमारे पास आएगा, इतने कदम ये चलकर इसकी तरफ जाएगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है। जामिन ने पायलट से जहाज को वहीं रुकने को कहा और हीर की तरफ आया। जामिन, हीर को अपने साथ ले जाओ। मगर शेर जमान, तुम। जामिन, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़कर, ये बहुत बुरे हैं। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। हीर, जाओ। जामिन, मैंने कहा इसे ले जाओ जहाँ यहाँ से। इस बार इसकी ऊंची धाड़ की आवाज़ पहाड़ियों में गूंजी। शेर जमान, अपने बच्चों के बारे में सोचो। जामिन ने हीर को संभालते हुए एक बार फिर से याद कराया। जिस खुदा ने दिए, इससे बड़ा हिफाजत करने वाला और पालने वाला कोई नहीं है। वो बर्फीले लहजे में बोला। जामिन हीर को लेकर प्लेन में दाखिल हुआ। शेर जमान खुद को सरेंडर कर चुका था। वहाँ उमर अफंदी के साथ 200 आदमी मौजूद थे, जो हथियारों से लैस इसे घेरे में लिए हुए थे। वो बिना किसी असला और हथियार के इनके सामने तना कर खड़ा था, जैसे कहना चाहता हूँ, मार दो, अगर मारना है तो मुझे कोई परवाह नहीं। चलो हीर, यहाँ से। जामिन इसे जहाज में खींचा। नहीं जामिन, मुझे छोड़ दो। इससे पहले अपना हाथ छुड़वा रही थी, मगर जामिन इसे अंदर खींच लिया। वो जहाज में मौजूद हवा में मुअल्लक थे। जामिन ने गेंद शेर जमान की तरफ फेंकी, मगर शेर जमान ने अपनी कसम निभाते हुए गन नहीं पकड़ी। वो हवा में लहराकर नीचे गिरी। जामिन ने जुनाश को फ़ोन लगाया और इसे इसकी कसम वापस लेने को कहा। अगर आपने अपनी कसम वापस ना ली तो शेर जमान की जान चली जाएगी।
जोनाश का जवाब सुनते ही जामिन जोर से चिल्लाया, क्योंकि प्लेन की आवाज़ से ठेम की तरह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। धाड़ 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 गोलियों की बौछार की आवाज़ सुनकर हीर ने अपने दोनों हाथों पर कानों पर रख लिए। जब गोलियों की बौछार ने इसके सीने को चीर दिया, इसका वजूद लहराता हुआ नीचे खाई में गिरने लगा। हीर ने देखा वो वही था। हाँ, शेर ज़मान में खुली आंखों से नीचे गिर रहा था। नहीं, वो हाथ बढ़ाकर बोली इसे बचाने को। शेर, बड़ी मम्मा ने अपनी कसम वापस ले ली, वो चिल्लाकर बोला। मगर क्या वक्त गया, वक्त कभी हाथ नहीं आता। शायद बहुत देर हो चुकी थी। उमर अफंदी ने शेर ज़मान पर गन से फायर की बौछार कर दी, जिसकी वजह से वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पहाड़ी से सीधा नीचे गिरने लगा। स्कार पैन किंग ने अपनी राइफल से प्लेन की विंग पर फायर किया। ठा की आवाज़ से प्लेन डोलने लगा। जामिन हीर को लिए पीछे हुआ। प्लेन की एक विंग को आग लग चुकी थी। वो डोलता हुआ नीचे की तरफ गिरने लगा। सुबह का वक्त था। जन्नत जाए नमाज बिछाई नमाज से फजर अदा करी थी। काफ़ी देर भीगी पलकों से वो दुआ मांगती रही। इसने ज़ियान की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी, आयत और अयान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगी। जैसे ही दुआ मांग कर फारिग हुई, इसने पीछे मुड़कर देखा, ज़ियान उठ चुका था। अभी रात को ये सब लोग इसे डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए। कैसे हैं आप? इसका हाथ पाँव में वाज़ेह लर्जिश थी, जबकि चेहरा बोझल जज्बात की हिद्दत से सुर्ख हो गया था। ज़ियान को पट्टियों में जकड़े देखकर इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। ज़ियान ने इसकी नम आवाज़ पर इसे देखा, जो डरी से इसके करीब खड़ी थी। वो जज्बे लुटाती आंखों से इसे देखने लगा। आंखों में नमी सी फैलने लगी। आप वहीं खड़ी रहेंगी, ये हमारे करीब आकर मुझसे रिहाई भी बख्शेंगी? और वो अपनी पूरी हिम्मत जमा किए बोल रहा था, क्योंकि अभी भी दर्द के आसार नुमायां थे। अभी भी इतने फासले क्यों? बेसाख्ता शिकवा कर क्या? जन्नत ने तड़प कर इसकी जानिब देखा, जो नम आंखें लिए इसे ही देख रहा था। ध्यान, आपको अपना ख्याल रखना है, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जन्नत कुर्सी से उठकर इसके पास जा बैठी। पलकें भीगने शुरू हुई तो अल्फाज का जखीरा गले में फंस कर रह गया। जन्नत, तुमसे और बच्चों से अलग होने का खौफ सौने रूह जैसा है मेरे लिए, बट ड्यूटी इज़ ड्यूटी। वो गहरी ज़ेद गुजरते हुए बोला। बाय द वे, आप मेरा हाल पूछने आई थी? वो तो पूछ लें। ज़ियान ने माहौल में गहरी छाई हुई संजीदगी को दूर करने के लिए इसे शरारत से छेड़ा। बताएं, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता है जो वो शख्स जिसकी बीवी इसके सामने बैठकर आंसू की नदियां बहा दे, अब उसकी क्लास ले रहा था? कितना जालिम था, वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि वो इसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाई कि बस आंसू टिप टिप गिरते रहे। क्यों जुल्म कर रही हो इन आंखों पर? मैं जान चुका हूँ जो तुम बोलने से इनकारी हो। इसने जन्नत ने नज़र उठाकर इसकी आंखों की शरारत भांप ली। इसने खफगी भरी नज़रों से देखा और चेहरा फेर लिया। अच्छा, नाराज़ मत हो मुझसे, तुम्हारी नाराज़गी सहने की मज़ीद हिम्मत नहीं। जैसे तुम्हारी 2 साल की दूरी और नाराज़गी सही है, मुझे ही पता है। मुझे नाराज़गी का हक खान दिया आपने। अगर इतनी परवाह होती तो यूँ 2 साल मुझसे मुंह मोड़कर ना बैठ जाते, आ जाते मुझे मनाने। ये फासले तुम्हारे और घर वालों के ही दिए हुए थे। मैंने तो दूसरे दिन ही माफ़ी मांग रहा था, मगर सब ने मुझे धिक्कार दिया। अगर मेरे बस में होता तो 2 घंटे भी तुमसे दूर ना रहता। इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोलते हुए मुकाबिल की बोलती बंद कर गया था। लहरती पलकों का रक्स चेहरे पर हया की लाली वजूद की कप कपाट सभी ध्यान की हर हिस्स को जैसे महबूद कर रही थी। इसने जन्नत की कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब किया, क्योंकि खुद तो वो ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था। इसने अपने तशना लबों से जन्नत के हर नक्श को छुआ। जन्नत, मेरी कुल कायनात तुम ही से है, हमेशा यूं ही मेरे करीब रहना। सरगोशियाना अंदाज में बोलते हुए इसकी कान की लोब पर अपने लब मिस करते हुए रुका था। जन्नत ने भी सख्त इसके कान सीने पर हाथ रखे थे। धड़कनों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इसका पूरा आला समात बना हुआ था। मेरे ख्याल में आप बीमार हैं, आपके कुर्ब में ही मेरी शिफा अता करें। वो खुमार आलूद आवाज़ में बोलते वापस अपनी एक ठीक बाजू हुआ कर गया। बाहर सबने आपसे मिलना होगा, वो आपके उठने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ, मेरी कुर्बत पसंद नहीं आई? ज़ियान इसका यूँ अचानक खुद से दूर जाने महसूस करते संजीदगी से पूछने लगा। आप भी ना? वो शर्म से पानी पानी होते वापस इसके सीने से लगी। वाला मुंह से इजहार नहीं किया, मगर अपने अमल से इसके ज़ियान को इसका मस्बत जवाब देगी। इन 4 साल में ज़ियान ने जन्नत के हर जख्म पर अपनी मोहब्बत के पाए रखे कि वो पिछले गम को भूलने लगी। सच क्या है, किसी ने औरत के दिल को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है। ज़ियान ने अपनी पुरखलूस मोहब्बत से अपने निस्फ बेहतर का दिल जीत लिया था। हर सो सन्नाटे और खामोशी का पहरा था। अचानक बारिश छाद बरसने लगी। ये तूफानी बारिश इस बेहोश हुए वजूद को होश में लाने का सबब बनी। कड़कती बिजली इसके चेहरे पर पड़ी तो इसकी ओशन ब्लू आइज अंधेरे में भी देखने के काबिल हुई थी। आसमान सुर्खी माइल दिखाई दे रहा था। सैलाब तो आने वाला था। ये तूफान आने वाले तूफान का पेश खेमा साबित होने वाला था। इतनी ऊंचाई से वो सीधा नीचे बहते हुए दरिया में गिरा और पानी की तेज लहरें इसे बहाते हुए दरिया के किनारे तक ला चुकी थी। पानी मौजूद पत्थरों से कई खराशें आई, मगर ये खराशें तो इसके जख्म के जरा बराबर भी ना थी जो हीर को इसके जुदा होते देखकर मिली थी। वह नए अज़म से उठा और अपने वजूद से फटी हुई शर्ट उतारी, इसके नीचे पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट उतार कर फेंकी। बेशक वो किसी पर वार नहीं कर सकता, मगर इसके नज़दीक अपनी जान इतनी भी अर्जा नहीं थी कि वो एक मुल्क की दुश्मन के हाथों मारा जाता। हाँ, मगर ये जान वतन की मोहब्बत में गई होती तो मज़ाइका नहीं था। इसलिए इसने यहाँ आने से पहले अपनी हिफाजत के लिए इसे पहना था। वो अपने जाओ जलाल से चलते हुए पहाड़ियों का रास्ता तय करने लगा। किंग, बहुत सारा माल पकड़ा जा चुका है जो यहाँ इसका
इसका क्या करना है? उमर अफंदी ने स्कार बैंकिंग से पूछा। मैं इस माल को अपने आदमी समेत अफगानिस्तान में मुंतकिल कर लूँगा। यहाँ के हालात साजगार होते ही वापस आएंगे। स्कार बैंकिंग ने अपना ख्याल बताया। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। आखिर को अफगानिस्तान में जो कल लड़कियों की स्मगलिंग की है, इसमें से कुछ मेरे इंतजार में। अब बुलबुल तो मिली नहीं, अब तो चलो उन्हें से जाकर काम चला लूँ। वो खबासत से अपनी बेड पर हाथ मारते हुए बोला। रुको अफंदी, एक साथ निकलेंगे। किंग ने इसको रोका। ठीक है बॉस, जैसा आपको हुक्म। चले, शबाब ना सही, थोड़ी सी शराब ही सही। वो खबासत से मुस्कुराते हुए अंदर बिल्डिंग में मौजूद इस कमरे में गया जहाँ शराब मौजूद थी, जबकि स्कार पेन अपनी मखसूस जगह पर विराजमान था। वो आदमी माल लोड कर रहे थे। शेर जमान आगे बढ़ा। इसे जिंदा देखकर स्कार पेन के आदमी हैरत ज़दा रह गए। वो इसकी तरफ बढ़े, मगर शेर ज़माने ने मौका दिए बिना पास पड़ा वो बड़ा सा पत्थर उठाकर इनकी तरफ फेंका और फुर्ती से ट्रक से राइफल्स निकाली। इतनी देर में वो लोग भी सीधे हो चुके थे। शेर ज़मान ने एक राइफल अपने बाजू पर डाली और दूसरी हाथ में थी। वो ट्रक की ओट में हुआ, थोड़ा सा बाहर निकला। एक ने इस पर फायर किया तो शेर ज़मान ने नीचे हुआ, इसका वायर खाली हुआ। फिर शेर ज़मान ने एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना इन पर अंधाधुंध फायर किया, खोल दिया। कुछ चंद लम्हों में वहाँ लाशों के ढेर लग चुके थे। बहती बारिश के पानी में इनका खून भी बहने लगा। इसके ओशन ब्लू आइज में इस वक्त शोलों की सी लपक थी। जो भी इसके रास्ते में आ रहा था वो इसे भून डालता। इस दौरान शेर जमान के बाजू पर भी गोली लगी, मगर इसने परवाह ना की। वहां से खून रसने लगा। इसने दूसरी मंजिल पर आते ही वहां मौजूद टेबल से कपड़ा खींचकर अपने बाजू पर बांधा जहां से खून बह रहा था। वहाँ इसने सामने वाले कमरे का खुला दरवाज़ा देखा तो इसमें दाखिल हुआ। वहाँ उमर अफंदी शराब नोशी में मशगूल था। कौन है? इस अंधेरे में कमरे में किसी और के आने का एहसास हुआ तो इसने पूछा। शेर जमान ने शराब की बोतल इसके सर पर तोड़ी। वो अपने दोनों हाथ सर पर रखकर तड़पने लगा। कौन है? सामने आ। वो जोर से चीखा, मगर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो ही उमर अफंदी ने देखने की लाइटर जलाया, वहाँ टूट कर गिरी हुई शराब की बोतलों की वजह से आग लग गई। इसने बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर तब तक कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में इसकी दर्द भरी खौफनाक चीखें गूंज उठी। इसने लोगों के लिए आग का सामान मुंतखब किया था, आज इसी आग में इसकी जान चली गई। वो इसकी किए का मुकाफात अमल था। वो अपने मुल्क के लुटेरों से ज़रा बर भी हमदर्दी नहीं थी। वो सबको इनके अंजाम तक पहुंचाता जा रहा था। बिलाशुबा वो खुद भी जख्मी था। हेलो, हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वहाँ पहुँचूंगा। किंग ने किसी को फ़ोन पर कहा। अभी तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो किंग को मात दे। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना। कहते ही इसने फ़ोन रखा। बिजली की कड़क ने माहौल में अरताश पैदा किया। अंधेरे में बिजली कौंधी तो स्कार पेन किंग के अपने साथ सामने खड़े हुए शेर जमान को चेहरा देखता हुआ साकित हुआ। इसे अपनी आंखों पर यकीन करना नामुमकिन लगा। बारिश की वजह से लाइट जा चुकी थी, मगर अंधेरे में चमकती हुई बिजली बार बार शेर जमान के बर्फीले तासरात वाले चेहरे पर पड़ रही थी। किंग ने वाइन का गिलास टेबल पर रखकर वहां मौजूद अपनी गन को टटोल कर उठाना चाहा, मगर शेर जमान ने इसकी यह कोशिश नाकाम बना दी। इसने लात मारकर वो गन दूर उछाली और शर्बा निगाहों से ऐसे देखते हुए आगे बढ़कर स्कारपेन किंग का कॉलर दबोचा। शेर जमान ने आतिल आलम तैश में से अपनी पूरी कुव्वत लगाए हुए किंग की मुंह पर पंच मारा कि इसके नाक से खून की धारी बहने लगी। इसने पलटकर शेर जमान पर वार किया, मगर शेर जमान ने सर एक तरफ किया, इसका वार खाली जाने दिया। इसने उठकर शेर जमान के सीने पर मुक्का मारना चाहा, जिससे इसने अपने फुलादी बाजू पर रोका। स्कारपेन किंग को इससे मार खाते हुए अपनी तौहीन महसूस हुई तो इसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो इसका काम का इतना माहिर खिलाड़ी होकर इसे मात खा रहा था। गुस्से की एक शदीद लहर इसके वजूद में दौड़ी थी। वो सीधा खड़ा होने के बजाय दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर उल्टा खड़ा हुआ और दोनों हाथ टांगे शेर जमान को मारी। एक टांग इसने अपने बाजू पर रोकी और दूसरी टांग को इसी हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ भी इस पर जमा दिए। फिर पूरी कुव्वत से किंग की टांग को मरोड़ कर रख दिया। वो जो जमीन पर हाथ टिकाए ऊपर की तरफ पुश्त किए हुए था, टांग मोड़ने पर बेख्तियार सीधा हुआ। अगले पल इसके घुटनों पर शेर जमान की ऐसी किक पड़ी कि इसे लगा कि इसके घुटने की हड्डी टूट गई है, मगर वो भी अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर रहा था। शेर जमान ने इसके करीब आने पर एक टांग इसके मुंह पर और दूसरी इसके सीने पर मारी। किंग का सीना और मुंह झंझना कर रह गया। इसका सर दीवार से टकरा गया। बिला इख्तियार इसके मुंह से करार निकली। स्कारपेन किंग की करबनाक आवाज़ गूंजी तो हरीफ का शोर इस बात का गवाह है कि शेर के वार में कितना दम है। शेर जमान की सर्द आवाज़ इसे कपकपाने पर मजबूर करेगी। कौन हो तुम? अपनी असलियत बताओ। मिल आखिर किंग से दिमाग में कुलबुलाता हुआ सवाल पूछ लिया। मैं हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी मौत। मुस्तज़ाइया अंदाज में हंसा। माजी का वाक़या किसी फिल्म के मानद इसकी आंखों के पर्दों के पर लहराने लगा। मर यहाँ। इस आदमी ने इसे घसीटते हुए कदरे अंधेरे पर कमरे में मुख्तलिफ बच्चों के साथ पास लाकर फेंका। अभी कुछ देर पहले तो अपनी मम्मा के साथ घर के करीबी पार्क में खेल रहा था। अपनी बॉल लेने दरख्त के पीछे गया तो वहीं से एक विकल आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में डाला। इसने चिल्लाकर अपनी मम्मा को मुतवज्जा करना चाहा, मगर आदमी के भारी हाथ से इसने इसके मुंह से आवाज़ ना निकलने दी। और इस लॉटरी का ध्यान रखना। इसने अपने एक
साथी को कहा, यूँ इसे बेचना नहीं, बड़ा शानदार माल है, अच्छी कीमत मिलेगी। वो शेर जमान की वजाहत से मुतासिर होकर बोला, पता है शानदार माल है, मगर इसका बाप भी इसके डबल पैसे देगा। कॉल कर दिए, इसके बाप को पैसा लेकर आता होगा। स्कार्फ पहन के आदमी ने कहा, अभी तो इधर आए। इस आदमी ने शेर जमान के साथ वाले बच्चे को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। मुझे इसके पास नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो। वो 10 साला बच्चा ज़ारू के दार रोते हुए अपने साथ बैठे हुए शेर जमान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो आदमी इस बच्चे को खींचने वाले अंदाज में इसी किसी जानिब लेकर जा रहा था। वहाँ मौजूद सब बच्चे सहमे हुए और हैरान परेशान खड़े इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी सालों तुम्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चला है, रोज़ यही सब देखते हो, अभी तक तुम लोगों को आदी हो जाना चाहिए। वो आदमी खबासे से हंसा। शेर जमान खुद ना समझी सारी कार्रवाई देख रहा था। एक अजीब किस्म का आदमी वहाँ है, जिसके बाजू पर स्कार्फ पहन कर टैटू बना हुआ था। इसके चेहरे पर पुरस्कार सी चमक ने हाथा किया हुआ था। वहाँ मौजूद बाकी बच्चे भी लबों पर कफल लगाए खौफ से कपकपाते हुए एक जानिब खड़े थे। कैमरे की लाइट जली तो इस 10 साला बच्चे के साथ इस वैशी ने वो सलूक किया कि शेर जमान के दिल की धड़कन दफ्तन बंद होने को थी। इसने अपने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। इस बच्चे की चीखें गूंज रही थी, मगर इसे बचाने वाला कोई नहीं था। वो लोग वीडियो बना रहे थे। शेर जमान के नन्हे से दिल दिमाग पर वो जानलेवा मंजर सवार हो गए। कहाँ इस मासूम को इस सब का अंदाजा था। वहाँ मौजूद बाकी बच्चों की टांगें डर से थर थर कांपने लगीं। कहीं आने वाले वक्त में इनके साथ भी ऐसा न हो हुआ तो ये सोच उन्हें दहला देने के लिए काफ़ी थी। ए तू इधर आ, इसने शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए कहा। इस आदमी जिसने अभी कुछ देर पहले इस बच्चे के साथ बदसलूकी की थी, वो शेर जमान की नीली आंखों को देखकर इसे अपने करीब आने का इशारा कर रहा था। तो वो आंखों में नफरत और जुनून लिए इसे देखते नफी में इस आदमी की आंखों में अपने लिए शैतानी चमक देखकर शेर जमान ने कड़े तेवरों से देखा। अबे पकड़ कर ला इस साले को, मुझे आंखें दिखाते। किंग ने इस खुद को घूरते हुए देखा तो अपने आदमी से कहा। वो आदमी जरहाना तेवरों से इसकी तरफ बढ़ा ही था कि ऐसे पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। शेर जमान ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पास पड़ा डंडा उठाकर इस करीब आते हुए आदमी के सर पर मारा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त किंग और इसके आदमी पुलिस के छापे से बचने के लिए सब सामान इकट्ठा किए पिछले दरवाजे भाग निकले और वो शेर जमान पुलिस के पास पहुंच गया। वैगन ने शेर जमान की गुमशुदगी और इसके तावान के लिए आने वाली कॉल के बारे में पुलिस को बताया तो उन्होंने कॉल की लोकेशन ट्रेस करते हुए शेर जमान को सही सलामत बाजियाब करवा लिया। मगर वो वाकई हमेशा इसके नन्हे से दिमाग में नक्श होकर रह गया था। स्कार पेन किंग के छोटे कारनामे वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते गए। इसने हर काम में वसी पैमाने पर करना शुरू कर दिया। जो जो वो बड़ा होता गया, स्कार पेन किंग को इसके अंजाम तक पहुंचाने का इरादा और भी पुख्ता होता चला गया। तुम जैसे सपूले को तभी ख़त्म कर देना चाहिए था, वरना खुद ज़्यादा आवाज़ में बोला, तुम अभी मुझे जानते नहीं। मैं किंग हूँ, स्कार पेन किंग, जिसके नाम से दुनिया कांपती है। तुम में इतनी ताकत नहीं कि मुझसे टकराओ। शेर अपनी ताकत वक्त आने पर आजमाता है। किधर चाहे सारा जंगल खरीद ले, हुकूमत मेरे जैसे शेर ही चलाता है। वो सर्द आवाज़ में सरसराती हुई भारी आवाज़ में बोला, तुम अभी मेरे साथियों के लश्कर से नावाकिफ़ हो, इसलिए इतना उड़ रहे हो। किंग तमस्कुराना अंदाज में इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, नावाकिफ़ तो तुम हो मेरे इरादों से, जान जाओ तो दहल जाओ। तुम जिन साथियों पर गुरूर है, तुम्हें इनमें से एक भी नहीं बचा। आज मेरे मुल्क की जड़ों को काटने वाले कसाई को जिंदा दफन कर दूंगा। मत भूलो, हम हथियारों से लेस हैं, भून डालेंगे अपनी राह में आने वाले को। किंग जवाबन मकरूराना अंदाज में बोला, दुश्मनी निभाने और मुकाबला करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, जिगर में दम होना चाहिए। वैसे गर्दन दबोच ली। इस वक्त इसके सर पर जुनून सवार था। तू ही है वो यजीद है जिसने नशे जैसे जहरों से घर के चिरागों को बुझाने में कोई कसर ना छोड़ी। कहते ही इसके मुंह पर पंच मारा, इसके मुंह से खून का फवारा उबल पड़ा। तो है फिरौन जिसने मासूम बच्चों से ज्यादती के बाद उनकी वीडियो बनाकर बेची। जिसने किंग के सीने पर लात मारी। तू है वो जलील जिसने अपने मुल्क की बहन बेटियों की इज्जत को पामाल किए उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजा। तू जैसे मुल्क के दुश्मन को जीने का कोई हक नहीं। तेरे शर से बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग कोई न बच सका। अब तेरी बारी। अब मेरे हाथों से तू नहीं बचेगा। तुझे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। शेर जमाने से मार मार कर इसकी खाल उधेड़ दी। वो अपने मुल्क के लुटेरों को बख्शने वालों में से नहीं था। आज उसकी जान लेने के दर पर था। शेर जमाने राइफल को इसके सर पर मारा। वो दर्द से तड़पने लगा। गोलियों से इसका सीना चलती करते हुए वो जरा न हचकिचाया। इसके जिस्म और चेहरे पर इसके खून की छींटें पड़ी। वो फर्श भी इसके गंदे खून से आलूदा होने लगा। जुल्म और बर्बरियत का खात्मा की वो शाहाना चाल चलती हुई सरशारी से तनहा इस बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर बरसती हुई तेज बारिश ने इसके चेहरे और जिस्म पर पड़ी हुई खून की छींटें धो डाली। कड़कती हुई बिजली इसे आगे का रास्ता दिखाने में मदद दे रही थी। शेर जमान आसमान पर चमकने वाला वो ऐसा सितारा रोशन था जो हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को आस और उम्मीद दिलाता रहेगा कि वतन इससे वफा कभी दिलों में नापैद नहीं हो सकती। वतन से वफा हर सच्चे मोमिन के दिल में होती है, बस इसे दिलों में उजागर करने की देर है। आज इसने मुल्क के दुश्मन को खत्म किए वतन की मोहब्बत का कलम सर बुलंद किया था। वो वाकई शेर था जो जंगल के कानून का खात्मा के लोगों के दिलों पर राज करता है, जो बज़ाहिर तो लोगों के लिए एक बिजनेसमैन था, मगर दुश्मनी अनासिर के लिए मौत का पैगाम था।
जैसे ही प्लेन डोलने लगा और आबादी की तरफ गिरने लगा, इसके एक विंग को आग पकड़ चुकी थी, मगर इस प्रोफेशनल महारत याफ्ता पायलट ने इसे हिफाजत लैंड करवा लिया। वो लोग अब एक कच्ची आबादी में उतर गए। जामिन ने हीर को उठा लिया क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। वो तीनों बारिश में भीगते हुए प्लेन की रेंज से दूर हो गए थे, क्योंकि किसी भी वक्त वो मजीद आग पकड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। जामिन खेतों में से होते हुए हीर को बाजों में उठाए आबादी की तरफ आया। हीर को वो शायद वो डर से बुलबुलाने लगी। बारिश थी कि आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाँव में भी बारिश की वजह से लाइट नापैद थी, इसलिए चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। वैसे वहाँ एक क्लिनिक नजर आया जिसका दरवाजा बंद था। जामिन ने हीर को उठाते हुए दरवाजे को लात मारी और इसे नीचे उतारा, मगर हीर खड़े होने की पोजीशन में नहीं थी। वो लड़खड़ाकर वहीं दरवाजे की दहलीज पर गिर गई। एक उम्र रसीदा औरत के साथ एक दरमियाना उम्र की औरत ने दरवाजा खोला तो जामिन ने हीर को सहारा दिए अंदर कहा, आप प्लीज़ अगर डॉक्टर तो उनका चेकअप कीजिए, इनकी हालत बहुत ख़राब है। कौन है तुम्हारी? ये मेरी बहन है। हम डॉक्टर तो नहीं मगर इसे देख सकते क्योंकि डॉक्टरनी साहिबा तो कल ही शहर गई। हम इनके साथ मदद करवाते हैं। इस दरमियाना उम्र की औरत ने कहा, ठीक है, आप प्लीज़ इसे देखें। दरवाजे से बाहर निकल गया और बाइट शील्ड के नीचे खड़ा हो गया। शेर जमान और हीर की सलामती की ये दुआएं करने लगा। हीर की आंखों के सामने वही मंजर लहरा रहा था जब इसने शेर जमान को हवा में मुअल्लक हो देखा था, मगर बिजली कड़क में इसकी आवाज़ें दब कर रह गई। तेज़ हवा की वजह से क्लिनिक में मौजूद वाइज रोशन मोमबत्ती भी बुझ गई। वहाँ एकदम पुरस्कार से खामोशी छा गई। अचानक क्लिनिक में सुनहरी रोशनी बिखर गई। हीर ने एक नवमौलूद बच्ची को पैदा किया जो सिर्फ 7 माह की थी। इन दोनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ हैरत अंगेज नजरों से देखा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइट भी नहीं आई थी और कमरा सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया? ये सब क्या था? कुछ तो था जो माफूकुल फितरत था। ऐसे ही मंजर में कुछ हैरानकुन था, कुछ था जो ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। इसमें उम्र रसीदा औरत ने बच्ची गोद में लिया जो आम बच्चों की तरह पैदा होते ही रोने की बजाय मुस्कुरा रही थी। इसके पेट पर एक निशान था। इस औरत ने गौर किया, इस निशान जैसे आग से निकलता हुआ शोला। उन्होंने इस बच्ची को नहलाकर चादर में लपेट दिया। कुछ देर बाद बाहर खड़े जामिन को हीर के इसके ठीक होने की खुशखबरी सुनाई तो उसने सुकून का सांस लिया। बारिश थम चुकी थी। इसका फ़ोन भी भीकर बंद हो चुका था। इसने सुबह तक वहीं इंतज़ार किया, फिर सुबह होते ही वहाँ के टेलीफोन बूथ से घर वालों फ़ोन करके असाम को यहाँ गाड़ी लाने का कहा। असाम वहाँ आया और इन तीनों को अपने साथ वापस घर ले आया। शहरयार और यमुना भी हीर को देखने वहीं पहुँच चुके थे। ये शेर ज़माने मेरी फूल सी बच्ची की हालत बना दी। ख़ानदान में सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा बच्चों की ढेर लगवा दिया इससे, तुम्हारे इस भतीजे ने। हीर की खस्ता हालत के पेश नज़र जलकर खाकसार हुए बोले, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? ये तो अल्लाह की देन है। यमुना ने फ़ौरन जवाब लौटाया, कितनी प्यारी है, बिल्कुल हीर जैसी नाजुक सी गुड़िया। शहरयार इस नन्ही सी जान को हाथों में लिए बोला। शेर ज़मान को बातें सुनाकर दिल हल्का हुआ तो नन्ही मेहमान को प्यार से उठाकर बोला। यमुना ताज़ा से सर हिलाकर रह गई, फिर मुस्कुराने लगी। चाहे कुछ भी कह ले, अपने पोते पोतियों और नवासियों से दूर नहीं रह सकते थे। हीर इसका नाम क्या रखा है? सुनहरी। हीर के मुंह से बिलाख्तियार निकला, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो सुनहरी किरणें फैली थीं। आपने बहुत अच्छा किया जो जहन में खुले दिल से माफ़ कर दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बरीरा को कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते देखकर बोला, मगर आप क्या कब करेंगे? मुझसे कैसी माफ़ी? मैंने आपके लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो पेशामानी से बोली, देखो रानी, मानता हूँ कि ज़ैन की गलती थी और तुम इस वक्त बहुत डरी थी, कुछ भी सोच नहीं पा रही थी, इसलिए बोल दी तुमने। तो फिर आपने माफ़ किया? बरीरा एक जज्बे के तहत ज़हरा ने इस पुकारा। बरीरा मुड़ी तो ज़हरा को यूँ करीब देखकर इसकी सांसें अटक गई थी लम्हा भर को। वो कहना था, शुक्रिया मेरा मान रखने के लिए। तुम नहीं जानती तुम्हारा यूँ माफ़ी मांगना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, वरना सारी ज़िंदगी तो हम आप ही आपसे माफ़ी तलाफ़ी करते आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्कुरा कर बोलता हुआ इसके माथे पर झुका, लबों से हल्के से इसके माथे को छूता ज़ेरार मुस्कुरा कर पीछे हुआ बेड पर अपनी जगह पर जाकर लेट गया। अपनी जगह साकित खड़ी ज़रीरा ने एक झुरझुरी सी ली। इसने ज़ेरार की पुश्त को देखा जो मंजिल से सो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। आज सुनहरी 1.5 माह की होने वाली थी, मगर इस दुश्मन जान का कुछ पता नहीं था। ये नढाल से अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। उन्होंने वाकई अपने सच कर दिखाया कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शेर ज़मान के कहे हुए अल्फाज इसके कानों में सुनाई दे रहे थे। तीनों बेटे ट्रिपल बैंकर बेड पर और ऊपर नीचे लेटे सो रहे थे, जबकि सुनहरी काट में सो रही थी। वो दिल में दुआ कर रही थी कि काश इसका आंखों देखकर झूठ हो जाए। इसका मखसूस क्लोन अपने पर छिड़क कर सोती थी, इससे इसकी मौजूदगी का एहसास होता था। वो दब्बे पाँव अंदर आया और आकर सबसे पहले काट में लेटी हुई अपनी नन्ही परी को गोद में उठाकर इसके फूले हुए गालों पर बोसा दिया। फिर आहिस्तगी से इसे वापस काट में लेटाते हुए अपने 3 नन्हे शेरों की जानिब गया और इन्हें प्यार किया। हीर को अपनी कमर के गिर्द बाजुओं का एहसार महसूस हुआ। लगता है मैं इनकी याद में इस कदर डूब चुकी हूँ कि मुझे ख्वाब भी हकीकत दिखाई दे रहे। इसने दिल में सोचा। इसे अपने लबों के लम्ब से रोशनास करवाते हुए इसे आलम होश में लाया। ये शराब नहीं, हकीकत थी। वो यकटक नजरें बांधे से नाइट बल्ब की मदम सी रोशनी में देखने लगी। इसके वजूद की हकीकत में होने का यकीन करने लगी। वो तमाम फासले मिठाई से सीने से लगाकर अपनी तशनगी मिटाने लगा। माई लिटिल वाइफी कैसी हो? वही आवाज़ दिलकश सहर अंगेज लबो लहजा हीर की जान निकाल गया। आप जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक मेरे सामने। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे पास। चाहो तो अपने अमल से यकीन दिला सकता हूँ। बेबाक नजरें इसके लबों मरती, इसकी सांसें थम गई। हीर का शर्म के मारे जैसे सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। हर बार वो नए सिरे से इसकी जान निकाल जाता। वो इसके लबों पर झुकते हुए इसे अपने होने का सलमानों में एहसास करवा गया।
हीर ने इसके गर्दन के गिर्द अपना बाजू हमायल किया। जैसे हीर ने शेर जमान के बालों को छूना चाहे से कुछ अजीब सा लगा। वह शेर जमान के पीछे किए उठकर बैठे। आपके बाल, मैंने सोचा मेरी लिटिल वाइफी को मेरी ये लुक पसंद आ जाए। आप मुझे हर हाल में पसंद है, मगर बाल क्यों कटवाए? इसने शेर जमान के आर्मी हेयर कट को देखा। इसमें इसके पुरकशिश निगोश मजीद दिखाई दे रहे थे। खैर की खेती है, फिर आ जाएंगे। सारी रात उसे अपने होने का यकीन दिलाते हुए अपनी गुर्बतों की नवाज़ात बरसाता रहा और इसके कानों में अपनी मोहब्बत का रस घोलता रहा। शेर जमान घर के वालों को जामिन के आज सुनहरी की पहली सालगिरह थी। घर में खुशियों का समा था। हर सो पिंक कलर के गुब्बारों और रिबन से सजावट की गई थी। सब तैयार हुए लॉन्ज में जमा थे। बस शहरयार की फैमिली का इंतजार था। जो ही असाम और इब्तिसाम अपनी शरीका हयात और बच्चों के साथ वहाँ पहुंचे, हीर और शेर जमान ने सुनहरी का हाथ पकड़े केक काटा तो सब ने तालियां बजाकर सालगिरह का मखसूस गीत गाया। इसे ढेरों ढेर गिफ्ट मिले। सब तकरीब से फारिग हुए अब लॉन्ज में जमा थे। शेर, ये हीर और तुम दोनों ही सफ़ेद रंगत के मालिक हो और तुम्हारे तीनों शेर भी, मगर ये सुनहरी किस पर गई है? जामिन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरी शहजादी अपने जमारे दादा पर गई है। जमारे ने ओटे से उठाकर अपनी गोद में बिठाया। वो हाथ में मुझे चॉकलेट खाते हुए हंसने लगी। इसकी गंदमी रंगत इसके हंसने से सुनहरी होने लगी थी। कितनी बोरियत है, कोई फ़न होना चाहिए। ऐश ने कहा। जी बिल्कुल ठीक कहा। दुआ ने भी ताहिदिया राह पेश की। भाई आपने मेहंदी पर डांस किया था, कुछ मूव्स हो जाए। शाइमान ने कहा। नहीं यार अब नहीं, शेर जमान ने मना किया। आप गाना सुनाए ना, हीर ने फरमाइश की। शेर ने इसे तीखे चितौनों से घूर कर देखा। हमारे शेर भी में ये भी खासियत और हमें पता ही नहीं है। सामने कहा। जी भैया एक बार उन्होंने गाना सुनाया था, बहुत ज़बरदस्त सुनाया, सच्ची। वो पुरजोश आवाज़ में बोले। ये खूबी मेरे बेटे ने अपने बाबा से विरासत मिली है। जोनाश ने पहले शेर जमान की तरफ देखा, फिर साथ बैठे हुए जैगिन की तरफ देखा। चले फिर अंकल आपको सुनाए। अब तो सामने तो पुकार रुख जैगन की तरफ मुड़ा। नहीं भाई अब तो अपनी उम्र हो गई है, इतना कर सकता हूँ कि मैं गिटार बजाऊंगा, गाना शेर ही सुनाएगा। चले शेर भैया अब तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। जायशा ने कहा। अरे हीर को भी कहो कपल सॉन्ग हो जाए। मन्नत ने टकरा लगाया। इसके बाद ज़यान और जन्नत की बारी। शाइमन ने कहा। मेरी तरफ से साफ जवाब ही समझो, हम दोनों ही गाना गाने जैसी खूबी से हज़ारों मील दूर हैं। ज़यान ने अपना और जन्नत का दिफा किया। ज़यान जरशाल और ज़मारे के दरमियान में बैठा हुआ था। जब जन्नत ने इसे माफ़ कर दिया था तो जरशाल और ज़मारे ने भी अपना दिल बड़ा किए घर के माहौल को पुरसुकून बना लिया। जैगन ने गिटार बजाना शुरू किया और शेर जमान ने गाना शुरू किया। चाहे मैं रहूँ जहाँ मैं, ये चाहे तू ना रहे तेरे मेरे प्यार। इसने प्यार से अपनी सैर अंगेज़ आवाज़ में गुनगुनाया। चाहे ये ज़मीं ये आसमान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। हीर ने भी अपनी मीठी आवाज़ में इसका साथ दिया। डर है तुझे मैं खो ना दूँ, मिले जो खुदा तो बोल दूँ। मैं दो जहाँ का क्या करूँ तू बता, तू जो मेरे पास है मुझे ना कोई प्यास है। मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। शेर ज़मान ने जज़्ब से अपनी आंखों में देखकर अल्फाज अदा किए। चाहे मेरी जिस्म में ये जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। हीर भी उसकी तरफ दरजीदा निगाहों से देखकर गुनगुनाई। थे जो टुकड़ों में जी रहे हम, जो तुम जो मिले तो जुड़ गए। पंख लगाकर उड़ चला मन मेरा, तुझ में मैं हूँ मैं मुझ में तू, और है सांसें रूबरू, कुछ भी नहीं है अब दोनों के दरमियान। शेर ज़मान ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। चाहे इस चांद में चमक रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। वाओ अमेजिंग। जामिन ने गाना ख़त्म होते ही इनकी तारीफ की। ज़रियार और बरीर भी सब भुलाकर अपने बच्चों की खुशी में खुश थे। जरशाल और ज़मारे भी आज अपने फ़राइज़ से सबदोश हो गए। थैंक्स बट सॉरी फॉर लेट। शेर ज़मान ने ज़यान और ज़ामिन दोनों से कहा। वो क्यों? ज़यान और ज़ामिन ने पूछा। अगर तुम लोकेशन ना बताते और ज़ामिन हीर के वक्त रहते ना बचाता तो आज हम सब एक साथ न होते। संजीदगी से गोया हुआ। नॉट अ बिग डील। ज़यान ने मुस्कुरा कर कहा। वी आर फैमिली। ज़ामिन हंस कर बोला। तू मेरी बहन का हाथ छोड़ दो। आयान ने शेर आर्यान के हाथ से आयत का हाथ निकलवाना चाहा तो तुमने क्यों सुनहरी का हाथ पकड़ा था? आर्यान दुबदू बोला। मेरी मर्जी। आयान ज़यान खान ने हठधर्मी से कहा। तो फिर मैं आयत का हाथ भी नहीं छोड़ूंगा, वो तीखे लहजे में बोला। आर्यान छोड़ दो बेटा, बड़ी बहन है आपकी आयत। हीर ने इनके बीच की लड़ाई ख़त्म करवानी चाहिए। शेर ज़मान को हीर का हाथ पकड़े देखकर आर्यान और आयान दोनों ने वैसा ही किया। ये मेरी है। आर्यान ने आयत को अपनी तरफ खींचा तो आयान ने इसे बदले में मारना चाहा। आर्यान शेर के बाकी दो जुड़वा भी आर्यान की मदद के लिए आयान पर उबल पड़े। पल भर में वहाँ मैदान जंग बन गया। क्या है ये? ऐश उन्हें देखकर हंसते हुए लूट पुट हुई। जामिन ने जवाबन कहा। मुस्तकबिल के इश्क साथे।